आपके अकॉर्डिंग रियलिटी ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री क्या है? सी सीख लो, C++ सीख लो, थोड़ा सा लाइनक्स यूनिक्स सीख लेना, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंपनी पूछती है, सब सिलेक्शन हो जाता है। अगर कोई टीचर है, मतलब 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, अच्छे लेवल का आ गया, रफली कितना कमा लेता हूँ साल में? हमारे साथ एक तो ये धोखा हो गया कि यार हम तैयारी वो करते रहे और हमें वहां पर बैठने का ही मौका नहीं मिला प्लेसमेंट। हेलो एवरीवन, आई एम उबैद। तो पहले तो स्वागत है सबका वोकल विंग्स चैनल पे, हमारा सेकंड पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल, फैजल सर फ्रॉम फिजिक्स वाला। सर के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं सर से कुछ इनसाइट्स एंड हाउ वाज सर's जर्नी। सो लेट्स बिगिन। थैंक यू सो मच सर, पहली बात तो आने के लिए एंड एग्री करने के लिए। आप तो डायरेक्ट पकड़ में आते नहीं मैंने सोर्सिंग लगाई है। अच्छा। तो हाँ जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो हमारा ना पहले इसको ना शुरुआत से शुरू करते हैं। लाइक सबसे पहले आपकी बैक स्टोरी जानते हैं, बचपन कैसा गुजरा एंड पूरा पैदा कहाँ हुआ एंड ऑल, उसको पूरा एक्सप्लेन करिए पहले, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, स्टडिंग। पैदा ऋषिकेश में हुआ और छोरा गंगा किनारे वाला टाइप सा ऐसा रहा। और पापा की जॉब ट्रांसफरेबल थी तो जगह जगह ट्रांसफ़र होता रहा। स्कूलिंग का अगर देखें तो मेनली लखनऊ से स्कूलिंग हुई, 9, 10th, 11th, 12th। और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, एक साल ड्रॉप लिया तो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, रुड़की पढ़ने चला गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था आपका? नहीं हुआ था, उसकी भी कहानी अच्छी है, मैं इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा उसमें भी। और आप लोग को याद आएगी जब मैं वो कहानी सुनाऊंगा, तो आप लोग को पुराने दिन कहीं अगर आपने सुना हो, जिन लोगों ने भी आईआईटी की तैयारी की है, पेपर लीक हुआ था, पेपर आउट हुआ था, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सुनाऊंगा मैं आपको। और रुड़की पढ़ने चला गया, रुड़की के बाद 4 साल निकाले, फिर इसी लाइन में आ गया, टीचिंग लाइन में आ गया। और अब पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएटेड हूँ पिछले 3 सालों से, और बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है। और कुछ कुछ आप पूछते रहोगे तो मैं जवाब दूंगा आपको। अच्छा, इसमें ना आपने मेंशन करा कि क्लास 11 12 आपने करी, तो लाइक आप 11 12 में कहाँ से तैयारी करते थे एंड ऑल? मतलब आपका कैसे चला? मतलब आपका बैकग्राउंड आईआईटी वाला नहीं था ऐसा आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। फादर इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। बट एज सच आईआईटी का वो जो होता है ना क्रेज़ जैसा, वो उतना नहीं था। मतलब ये था कि इंजीनियरिंग, और उस टाइम पर इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं था। और दिमाग में लेकिन ये था कि अगर इंजीनियरिंग करनी है तो अच्छी जगह से करनी है। उस टाइम पर रुड़की का बहुत क्रेज़ था। मतलब रुड़की की सिविल, ऐसा बोला जाता था जैसे आप आईआईटी का बॉम्बे का आपने सीएस जीत लिया ऐसे। मतलब तब उतना भी सीएस वगैरह का क्रेज़ नहीं था, बट जो सिविल का क्रेज़ था, रुड़की की सिविल का, तो जो पुराने लोग थे वो हमेशा यही बोलते थे, रुड़की की सिविल, रुड़की की सिविल। तो मैंने हमारे टाइम पर क्या था कि 11th 12th में कोचिंग करने का एज सच कोई वो रिवाज इतना नहीं था। जैसे अब होता है ना, बच्चा 11th में आते ही उसको 2 ईयर कोर्स ज्वाइन करवाते, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। हमारे टाइम पर ये रिवाज नहीं था कि आप 11th में भी कोचिंग करोगे, 12th में भी कोचिंग करोगे। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो ड्रॉप करते थे। तो हमारे दिमाग में भी यही था, यार अभी चुपचाप 11वीं स्कूल पढ़ लेते हैं, अब थोड़ा बहुत नंबर आ जाएंगे। 12th के लिए थोड़ी स्कूल के लिए मेहनत कर ली तो यूपी बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आ गए। लेकिन वो एक अलग चीज़ थी। और जेई का एग्ज़ाम और आईआईटी का उस टाइम पर जो बड़े बड़े सवाल आते थे 8-8 लाइनों के, उनको सॉल्व कर पाना, ये बिल्कुल डिफरेंट था। तो सिलेक्शन का तो उम्मीद ही नहीं थी। तो फिर तैयारी की, तैयारी करने के बाद फिर कुछ जुगाड़ बना। लेकिन ये कि अब फ़र्क ये है कि अब बच्चे 11th क्लास से, इवन अब तो मैंने देखा है बच्चे 10th क्लास से, 9th क्लास से ही जेई की तैयारी में लग जाते हैं। तो वो पेपर ईजी होता जा रहा है और बच्चों के एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एक कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत टफ। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। एक जैसे आप लोग को आइडिया होगा, एक बड़ा सवाल आया, सपोज वो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना, स्टॉशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसमें कहीं भी वेट वगैरह दिखता था तो हमें ये समझ में आता था मोल्स तो निकालने होंगे। अब वो चाहे चाहिए या नहीं चाहिए, हम मोल्स निकाल देते थे और उसमें स्टेप मार्किंग होती थी। अब स्टेप मार्किंग से फायदा ये होता था कि कहीं आपको मोल दिख गया टीचर को तो उसने आधा नंबर दे दिया, कहीं आपने पीएच निकाल दी तो आधा नंबर मिल गया, तो वो ओवरऑल मिला के सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर, आपने गोला भरा है तो मार्क्स मिलेंगे, गोला गलत भर दिया तो नेगेटिव चले जाएंगे। तो अब कंपटीशन टफ, नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आपका प्रिपरेशन के दौरान आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? प्लीज़ केमिस्ट्री मत बोलिएगा। नहीं, केमिस्ट्री था भी नहीं केमिस्ट्री भी। और मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगा कुछ खास बात कि केमिस्ट्री कैसे लिया मैंने ये। फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स था। और इवन रुड़की में भी पढ़ते पढ़ते भी मैंने कुछ बच्चे जैसे जो रुड़की जो लोकलाइट्स थे
उनके जैसे कुछ फ्रेंड हैं, लोकलाइट फ्रेंड्स हैं, उनके भाई हो गया, बहन हो गया, तो उनको भी 3-4 लोगों को इकट्ठा करके कुछ कुछ मैंने ट्यूशन देना या कोचिंग देना एक तरह से वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। और तब मैं मैथ्स ही कराता था, और मुझे उस टाइम पर इतना कॉन्फिडेंस रहता था मैथ्स में कि यार 12th की मैथ्स तो बिल्कुल टिप्स पे है, मतलब 12th में क्या होता है। अब ऐसे सोचते हैं, अब मुश्किल लगता है, नहीं यार 12th में भी काफ़ी कुछ था, बट तब बिल्कुल सब कुछ आता। केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं फेवरेट थी। केमिस्ट्री में मुझे अच्छी तरह से याद है 11th में तो पास होने के लाले पड़ गए थे मेरे। मोटी मोटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाउंड्रा खन्ना, के.एन. शर्मा, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स आती थी, और टीचर बहुत ज़्यादा। अब इन सब्जेक्ट्स में इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, जो अच्छे टीचर्स हैं वो तो इसको डेप्थ में लेके जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इसको रटवाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे टाइम पर ऐसे था यार, हम रटे वट के किसी तरह से 11th में पास हुए। फिर जब समझ में आया कि नहीं यार ये केमिस्ट्री पढ़नी है ऐसे, तो फिर 12th में अच्छा स्कोर किया। तो केमिस्ट्री बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, बट मैथ्स में कंपटीशन बहुत था। शायद इसलिए केमिस्ट्री की लाइन मैंने चूज कर ली। तो इस मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, 10th और 12th के बोर्ड्स में कितने परसेंटेज? 10th में यूपी बोर्ड था मेरा। यूपी बोर्ड में मार्क्स थोड़े कम मिलते है ना, लेकिन मेरा 86% था, और उसमें ऑल ओवर यूपी मेरी 8th रैंक थी। और 12th में मेरा 82.4% था, ऑल ओवर यूपी मेरी 16th रैंक थी। तो नहीं पढ़ने, पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आता था, और मुझे ऐसा लगता बोर्ड्स में नंबर लाना बड़ा आसान है। एक मुझे याद है ब्लैक पेन लेके जाता था, एक ब्लू पेन लेके जाता था, हेडिंग डाली, ब्लैक अंडरलाइन कर दिया, कुछ सुंदर सुंदर लिख दिया, कुछ पूछा गया तो जो आता है उसको हाईलाइट करके दिखा दिया, और जो कम आता है उसको छुपा छुपा के लिख दिया। बोर्ड्स में नंबर लाना बहुत आसान है, मतलब मुझसे कोई पूछे बोर्ड्स में मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, तो मुझे पता है बोर्ड्स में नंबर चुरा लिए जाते हैं, और वो बहुत ईजी होता है। अच्छा, आईआईटी की लाइफ बताइए पहले तो आपने बोला आईआईटी गए थे, तो थोड़ा बैकग्राउंड बताइए आईआईटी का कैसा रहता है, मतलब उस समय में क्या होता था? देखिए, एक तो कुछ भी वहाँ की खामियां जो हैं, जो कमियां हैं, वो दिमाग में नहीं आती, क्योंकि दिमाग में वो हवा सा रहता है ना, आईआईटी मतलब समझ, हिंदुस्तान का, दुनिया सिर्फ इसी को जानती है। अब इंडिया का मैप में अगर कोई बाहर वाला सोचता है तो उसको सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समझ में आता है। तो वो एक इतना बड़ा ऑरा है कि अगर सामने कुछ गलत भी दिख रहा हो, कुछ गंदा दिख रहा हो, कुछ खराब दिख रहा हो, तो वो सब नज़रअंदाज रहता है। तो एक तो कमियां मैं गिन ही नहीं पाया, मैं मतलब 4 साल वहाँ रुका, मुझे कोई कमी दिखाई नहीं देती। हाँ, अब मैं जाता हूँ, जैसे रेगुलरली मैं वाइफ जाते हैं रुड़की घूमने जाते हैं, तो मुझे अब कमियां दिखती हैं, यार ये क्या, यार ये कैसे बना रखा है, ये गेट यहाँ क्यों कर रखा है, ये सड़क क्यों खराब कर रखी है, वगैरह वगैरह। लेकिन तब तो सब कुछ ऐसा लगता था जैसे जन्नत। रुड़की का एनवायरनमेंट मैं बता सकता हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। एक तो जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है। जब ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं तो हम समझ जाते हैं मसूरी चलना है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हुआ है। तो एक अलग ही एनवायरनमेंट रहता है, एक अलग ही एनवायरनमेंट है। और जहाँ तक सवाल है आईआईटी में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे जिस वजह से भी सोचते हो कि भाई आईआईटी में पढ़ने के बाद पैकेज अच्छा लगता है, रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, इज्जत बन जाती वगैरह वगैरह, ये सब तो है ही। लेकिन मैं उनसे ये भी बोलूंगा कि यार इससे अच्छा एनवायरनमेंट भी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। इवन आप चाहे आईआईटी दिल्ली ले लें, जहाँ पर बहुत पोल्यूशन हो गया है या कुछ भी, बट फिर भी आईआईटी दिल्ली के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अलग ही है। मतलब आप उसमें उस एनवायरनमेंट के लिए बच्चों को आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। तो हर आईआईटी का एनवायरनमेंट यूनिक है। जो बच्चे भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस सोच के साथ तो कर ही रहे हैं कि यार उनको पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, बट वो ये भी सोचें कि यार इससे अच्छी जगह कहीं और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, अगर वो 4 साल गुजारना चाहते हैं। तो एक अलग ही एनवायरनमेंट है, मतलब ज़बरदस्त। एक्सपोजर एक तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, एक्सपोजर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जा रहे हो तो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए तो आएंगे ही आएंगे, हाँ, सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। अलग लेवल पे होता है। आई थिंक वो एक पॉइंट है आईआईटीज के अंदर। फेस्ट के बारे में बताइए, आईआईटीज के फेस्ट। आईआईटीज के फेस्ट थोड़ा सा कम इन्वॉल्व रहता था, स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। मतलब फेस्ट में तो जैसे डांस वांस, गाना वाना, ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था। बट फिर भी थॉमसो एक इवेंट होता है वहाँ पर ऑल ओवर पूरे, अभी हाँ, तो पूरे साल का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो उसमें पार्टिसिपेट इस तरह से करते थे कि कौन कौन से शोज़ हो रहे हैं, तो हम पहले से पता कर लेते थे, तो हमें ये वाला शो करना है, देखना है। हम खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वॉलंटियर वगैरह तो रहते थे, सीट्स अरेंज करना, ये सब करना, ये सब तो करते थे, बट जाकर पार्टिसिपेट कुछ करना वो हमने नहीं किया। लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहते थे, तो उस टाइम पर यही लगता था कि यार थॉमसो की वजह से छुट्टियां मिल जाएंगी, तो एक तो खेलने को खूब मिलेगा और प्लस घर भी जा सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता था, शुरू के 1 साल तो 1-2 साल तो घर ही भाग जाते थे।
क्योंकि शुरू में थोड़ा सा आप समझ ना, घर की याद वगैरह ये सब, तो शुरू में ऐसा लगता था कि नहीं नहीं अब घर भाग जाते हैं, छुट्टी मिल रही। बट बाद में जब एंजॉय करना स्टार्ट किया तो लगता था यार ये कितना ज़बरदस्त फेस्ट है, इधर उधर के कॉलेज आते हैं, अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, बहुत मज़ेदार कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत मज़ेदार रहता था। स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? में देखिए जब छोटा था तो बैडमिंटन का बड़ा शौक था, हालांकि हॉकी क्रिकेट ये सब खेला मैंने, अच्छे लेवल तक खेला, बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट चैंपियन वगैरह रहा मैं। तो मुझे ऐसा लगता था बैडमिंटन वगैरह मुझसे अच्छा कौन खेल पाता होगा, यहाँ पर आईआईटी में सब पढ़ने वाले जाते हैं। तो शुरू में क्या होता है, आईआईटी में जब जाते हैं तो आपको प्रोफिशेंसी एक ऑप्ट करनी पड़ती है कि आपको एक साल में ये प्रोफिशेंसी लेनी है। तो उसमें आप गार्डनिंग ले सकते हैं, कैमरा फोटोग्राफी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में कोई प्रोफिशिएंसी स्विमिंग ले सकते हैं। तो मैंने बैडमिंटन के लिए एक ऑप्शन लिया कि मैं ये बैडमिंटन लूँगा। तो मुझे लगा यार कौन खेलता होगा, सब पढ़ने वाले बच्चे, घिस्सू मग्गा हम सब बोलते थे उनको। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा कोर्ट नहीं दिख रहा है कहीं, तो अपना बल्ला लेके पहुँचे, रैकेट लेके, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने पूछा एक आध लोगों से कि, और एक तो सीनियर से डर भी लगता था, उस टाइम पर रैगिंग अलाउड थी, अब तो रैगिंग काफ़ी मना कर दी गई है, उस टाइम पर प्रॉपर रैगिंग होती थी, हमें अच्छी तरह 3-4 बार फैंटम बन चुके हैं, है ना, अंदर के कपड़े बाहर और बाहर के कपड़े अंदर, ये सब हमने किया है। और रात में जो है लाइट्स ऑफ कर देते थे सीनियर्स कमरे में बुलाकर, और उसके बाद जब कपड़े चेंज कर रहे होते थे कि भाई अंदर का बाहर, बाहर का अंदर करना है, तो ऐसे में वो बीच में लाइट ऑन कर देते थे। तो ऐसे में सब अपना छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं, समझ रहे, तो बहुत मज़ेदार था वो। तो मैं कोर्ट ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोर्ट नहीं दिख रहा है यार, बैडमिंटन कोर्ट। तो मैंने किसी तरह से किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा वो बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है तुम्हें? तो मैंने कहा बिल्डिंग नहीं जाना है मुझे, मुझे कोर्ट में जाना है, बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है। और मेरा इंप्रेशन ये था कि एक नेट लगा रहता है, जनरली बैडमिंटन को सोच के ही आता है कि यार एक ग्राउंड है, उसमें एक बना हुआ है और नेट लगा हुआ है। तो उसने कहा आप बैडमिंटन उसके अंदर जाइए, बिल्डिंग के अंदर आपको दिखेगा। मैं बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग के अंदर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो इंडोर कोर्ट्स थे, 5 इंडोर 4 इंडोर कोर्ट्स लाइन से एकदम, और मैंने पहली बार लाइफ में इंडोर कोर्ट्स देखे थे। मैं अंदर जैसी झांका तो मैंने देखा यार कि यहाँ पर शाय शाय शटल की आवाज़ आ रही है। खेलते हुए 2-3 लोगों को देखा तो मुझे लगा यार ये कौन लोग हैं, ये आईआईटी में कैसे पहुंचे हैं। मैंने पता किया, पता चला आईआईटी वो नेशनल जूनियर चैंपियन, और उसी का जिसके साथ वो खेल रहा था नेशनल जूनियर रनर अप, वो दोनों हमारे बैच के आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स थे। और मुझे वहाँ जाके ये हैरानी हुई कि यार मैं ये सोचता था मुझसे अच्छा कौन खेलेगा। मैं चुपचाप अपना बैडमिंटन रैकेट लेके वापस लौट आया, फिर बहुत हिम्मत करके जाना शुरू किया। उन लोगों के साथ तो जो बहुत अच्छे प्लेयर्स थे उनके साथ तो नहीं खेलता था, बट फिर भी बैडमिंटन वहाँ पर खेलना स्टार्ट किया। तो ये स्पोर्ट्स का ये था वहाँ पर कि पूरे 4 साल बहुत खेले। इंडोर गेम्स में अगर देखूँ तो कैरम, वहाँ पर यूजीसी क्लब्स होते हैं, क्लब्स के अंदर कैरम, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, पूल ये सब रहता है। तो कैरम बहुत खेलते थे, मतलब बैडमिंटन और कैरम, मतलब ऐसा होता था जैसे कल एग्जाम भी है तो भी कैरम खेलना तो मस्त है एकदम। और मैं आपको बताऊं कि आईआईटी में जो कैरम बोर्ड्स होते हैं वो इस क्वालिटी के होते हैं कि मैंने शादी के बाद भी ये सोच कर कि यार हम कैरम खेल लिया करेंगे, अच्छा इंडोर गेम है मस्त, अपना दोनों लोग खेलेंगे, वाइफ हस्बैंड, मैं उस स्टैंडर्ड का कैरम ढूंढता रहा, मुझे दिल्ली में नहीं मिल पाया। हो सकता है मैं हर जगह नहीं गया, बट फिर भी मुझे हैरानी होती है कि मैं यार आईआईटी में पढ़ता था, वहाँ पर उस कैरम के ऊपर कभी नमकीन गिरा दी, कभी कुछ पी रहे हैं तो पानी गलती से गिर गया, ऐसे पोंछ वोछ दिया, मतलब हमने कितना मिसयूज किया हमें समझ में आता है। जो आज हम ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलता, मतलब आईआईटी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बच्चों को कि हम सोच भी नहीं सकते। और एक ये मिथ है आईआईटियंस के बारे में कि वो नर्ड होते थे, जैसे सर बता रहे हैं कि खाली पढ़ाई नहीं नहीं है, वो खेल कूद हर जगह, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप क्रिकेट के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये कैसे लोग हैं भाई, आईआईटी में पहुंचे कैसे, इनके घर वालों ने अलाउ कैसे करा, इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है कोई बंदा, तो दैट मीन्स वो प्रैक्टिस में रहा होगा। और एक बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसको प्रैक्टिस करने का मौका कम मिला, लेकिन वो इस लेवल पर हर स्पोर्ट्स में वो इस लेवल पर पहुंचते हैं, मतलब हैरानी होती है सोचकर। और ऐसा नहीं कि सारे, बट फिर भी ये कहना ही गलत है कि जो स्पोर्ट्स में आगे है या फिर अलग टैलेंट है उसके अंदर वो आईआईटी नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको मिलेंगे वहाँ पर हर तरह के बंदे मिलेंगे। एक एक मेमोरी दीजिए आईआईटी की जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, एक कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो बार बार आदमी रिकॉल करता है वही उसको याद रहता है ना। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई एक आध चीज़ें ऐसी जो मैं रिकॉल बहुत ज़्यादा करता रहा। जब मैं एडमिशन लिया वहाँ पर तो रैगिंग का दौर चलता है, वो बच्चों को हमेशा याद रहता है। मतलब बच्चों से कोई पूछो थर्ड ईयर की कोई बात बताओ, तो थर्ड ईयर में बच्चे रिलैक्स रहते हैं, कुछ ऐसा सर नहीं था, मस्ती होती थी बस ऐसे, बट कुछ स्पेसिफिक वो याद नहीं रहता। ऐसे फोर्थ ईयर में भी कुछ स्पेसिफिक याद नहीं रहता, बट फर्स्ट ईयर की बातें जो कि रैगिंग वाली होती हैं, क्योंकि अब बहुत वहाँ रैगिंग होती थी। तो मैं आपको बताऊँ क्या होता था कि हमारा जो हॉस्टल था उसके जस्ट सामने सीनियर्स का हॉस्टल था। तो
बल्कि वो शायद सुपर सीनियर्स थे, मतलब शायद कुछ एमटेक वगैरह टाइप के सीनियर्स। तो हम क्या करते थे, हम जब अपने हॉस्टल से बाहर निकलते थे तो हमें वो सीनियर्स देखते थे, तो वो गाली गलौच बातें, ए रैगिंग हो, इधर इंट्रो दे दे, ये कर ले, पकड़ लिया, कुछ समझ रहे, तो बहुत डरते डरते हम अपना क्लासेस के लिए जाया करते थे। और क्योंकि उनके सामने हमारा हॉस्टल था, तो हमारे हॉस्टल की जो विंडोज थी हमारे रूम्स की, वो सामने उनके खुलती थी। तो कई बार ऐसा होता था जैसे रात में लाइट चली जाती थी, तो हम सब अपनी विंडो खोलते थे, क्योंकि लाइट नहीं है तो हम दिखेंगे नहीं, और सामने वालों को जम के गालियां देते थे, जम के गालियां देते थे। और एक आध बार हमें अच्छी तरह से याद है कि लाइट आ जाती थी और हम गाली दिए जा रहे हैं, पीछे से एक लड़का आ रहा है, भाई लाइट आ गई, दिखाई दे रहा है, तू कल तेरी रैगिंग हो जाएगी, तब हम जाके वो चुप होते थे। मतलब वो एक जबरदस्त इंसिडेंट था कि दिन भर हम रैगिंग हमारी होती थी, और जैसे ही लाइट जाती थी तो हम विंडो खोलकर खूब गालियां, मतलब मन भर के, जैसे वो इंट्रो में होता है ना कि चल गाली दे, और रैगिंग पे, तो वो जितनी उन्होंने सिखाई थी सीनियर्स ने हमें, वो सब उनको भर भर के दिया करते थे। तो एक ज़बरदस्त इंसिडेंट था जो मुझे अब तक याद आता है, और उसमें खूब काफ़ी मजाक होते थे। प्लस ये रैगिंग वाला जो एक इंसिडेंट था, जैसे फैंटम बनना, प्रपोज करना किसी लड़की सीनियर को कि भाई ये जाओ गुलाब दे के आओ, गाना सुना के आओ। अब बेसुरे लोग क्या गा रहे होंगे आप समझ रहे होगे, लेकिन वो एक अलग ही माहौल होता था, बहुत मजा आता था। अब लगता है कि रैगिंग होनी चाहिए, जबकि अब पता नहीं गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बंद कर दी है, बट फिर भी रैगिंग थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मेरे ख्याल से अब भी होता वो थोड़ा होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और सीनियर्स के साथ एक rapport बनती है। अब सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, आप मेरे ख्याल से आपको आइडिया लगेगा कि अब जिस ब्रांच में आप हैं उस ब्रांच के टीचर्स का क्या रवैया है, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, अगर मैं थोड़ा सा अटेंडेंस शॉर्ट कर दूं तो क्या बाद में वो कंपनसेट करता है नहीं करता है, ये सब सीनियर्स बताते हैं कि यार कौन सा टीचर कितना वहाँ बैक लगा देगा, वो सब कुछ अब सीनियर सिखा देते हैं। तो अब सीनियर्स आपको बता देगा नहीं नहीं उसकी क्लास करने की जरूरत नहीं है, बाद में हाथ पैर जोड़ लेना, वो अटेंडेंस पूरी कर देता है, खत्म हो गया। फिर तो प्रॉक्सी लगी पड़ी है, प्रॉक्सी प्रॉक्सी का भी देखिए, ऐसा मैं बताऊं, क्लास हो रही है और हम लोग एक दूसरे से बात करके यार आज मैं प्रॉक्सी तेरी लगा दूंगा, तो गौरव प्रेजेंट सर, फैजल प्रेजेंट सर, फलाना प्रेजेंट सर। अब उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी प्रॉक्सी लगवाई खूब जम के, फैजल साहब ने 10-20 प्रॉक्सी लगा दी, बच्चे 5 बैठे हैं, टीचर ने देखा अटेंडेंस फुल आ रही है, 5 बच्चे सामने हो क्या रहा है ये, तो उस टाइम पर वो समझ जाते थे। बट लेकिन अब उनको भी आइडिया है कि यार ये क्या, अब हो गया इनका सिलेक्शन, अब ये अब कमाएं धमाएंगे, तो वो एक अलग माहौल था, बहुत मजेदार था। ब्रांच कौन सी थी? मेरी मेटलर्जिकल ब्रांच थी जी। तो प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे आप? अब देखिए, दो वजह थी। एक तो मेटलर्जी का जो कोर जॉब्स हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेटलर्जी की जो कोर जॉब्स हैं, जैसे टिस्को हो गया, टेल्को हो गया, हाँ लोहा टुक्कड़ वाली टाइप्स, जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, कुछ है, टाटा स्टील्स हो गया, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स हो गया, या इस तरह की जो कंपनी जो है हमारी। और दूसरा ये भी था कि हम लोगों को सीनियर्स ने यही बोला था कि यार ब्रांच कुछ भी हो, 2-3 लैंग्वेज सीख लेना, C++ आ जाएगा, उस टाइम पर C++ का अलग वो रुतबा रहता था, C सीख लो, C++ सीख लो, थोड़ा सा लाइनक्स यूनिक्स सीख लेना, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंपनी पूछती है, सब सिलेक्शन हो जाता है, सब लोग सॉफ्टवेयर में चले जाना। तो हम लोग भी 4 साल यही करते रहे, C++ यही करते रहे, सी आउट सी इन। और बाद में पता ये चला कि 9/11 का एक इंसिडेंट हुआ, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ माहौल बना कि वहीं के इंजीनियर्स को वापस एशिया भेजा जाने लगा, तो नए प्लेसमेंट्स, नए रिक्रूटमेंट्स एकदम ही बंद हो गए। खास तौर पर जो नॉन कॉमसी ब्रांचेस थी उनके लिए तो बिल्कुल ही निल, मतलब इवन हम ये सोचते थे कि यार कोई भी कंपनी आएगी तो सारे ब्रांचेस के लिए ओपन करेगी। बहुत कम ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने दूसरी ब्रांचेस के लिए ओपन किया। सिर्फ कॉमसी ब्रांचेस आई, कंपनीज आई, उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी ब्रांच के लिए ओपन किया। बाकी बेचारे 4 साल जो तैयारी करते रहे, उनके लिए उनको बैठने का मौका ही नहीं मिला। तो हमारे साथ एक तो ये धोखा हो गया कि यार हम तैयारी वो करते रहे और हमें वहाँ पर बैठने का ही मौका नहीं मिला प्लेसमेंट में। दूसरा ये कि हमारी कोर जॉब्स थी, बट वो क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने वो कोर जॉब्स तो बिल्कुल नहीं ली, तो मैंने फिर कुछ इस लाइन में ही आने का। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री क्यों चुना? इसके पीछे भी एक तो ये कि मैंने बताया था, जैसे रुड़की में भी कुछ बच्चों को पढ़ा देता था, तो एक इंटरेस्ट तो था। प्लस लखनऊ भी जब कभी जाया करता था तो कुछ फ्रेंड्स के भाई भाई थे, कुछ पूछ लेते थे, तो एक इंटरेस्ट तो था, है ना। और दूसरा ये भी था कि जैसे मैंने बताया कि अब कुछ तो करना ही था, है ना। इधर जॉब के लिए इधर जाना था, वहाँ जा नहीं सकते, और जहाँ जाने को मिल रहा है वहाँ जाना नहीं है। तो ऐसे में फिर ये लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने दिल्ली आकर, बहुत पहले कोचिंग हुआ करती थी बिलियन ट्यूटोरियल्स के नाम से, तो उसने वहाँ पर अपना रिज्यूम डाला और उसने वहाँ जॉब स्टार्ट कर दी। तो उसने मुझसे कहा यार फैजल तू कहाँ चक्कर में पड़ा है, तू मैं उस टाइम पर इस चीज़ में था कि मुझे बाहर से MS करने को मिल जाए। तो मैंने
जर्मनी में भी, साउथ कोरिया में भी कई जगह पर अपने एप्लीकेशंस डाले। मुझे कॉल भी मिली, बट वो कॉल 6-6 महीने बाद की मिल रही थी कि 6 महीने बाद आना आपको। तो मैं ये सोच रहा था यार 6 महीने अब मैं बैठ के करूँगा क्या। तो मुझे मेरा फ्रेंड जो यहाँ आया जिसने जॉब करनी शुरू कर दी, उसने मुझको बोला तुम अपना रिज्यूम भेजो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ बात करता हूँ। तो मैंने रिज्यूम भेजा, उसने मुझको बुला लिया कि भाई एक बार आ जाओ मिलने के लिए, तो हमारे एचओडी बुला रहे। तो जब मैं वहाँ गया तो वो एचओडी साहब बैठे थे, कहते यार तुम तो आईआईटीएन हो, तुम्हें तो आता होगा, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे। तो मुझे लगा यार आईआईटी में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती नहीं है, इनको कैसे बताऊं कि मुझे कुछ नहीं आता इस टाइम, 4 साल तो सब भूल गए पुराना वाला, कुछ याद ही नहीं था। तो मैंने कहा सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो उसने कहा मैं केमिस्ट्री का एचओडी हूँ। तो मैंने कहा सर मैं भी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो मैंने उसी दिन से केमिस्ट्री स्टार्ट की और मुझे बाद में ये पता चला कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज केमिस्ट्री के टीचर्स विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स और फिजिक्स वो कम है और अच्छे टीचर्स तो और भी कम है। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे जब एक बार पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं सोचता है कि अब मैं ये तैयारी करूं या वो तैयारी करूं। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, कोई एमएस करना नहीं, कुछ नहीं, मैंने यहीं की लाइन स्टार्ट की और मुझे बहुत जल्दी ब्रेक भी मिले और स्टार्ट हो गया बस वहाँ से। अच्छा, आपने अपनी कोचिंग इंडस्ट्री की शुरुआत करी एज ए केमिस्ट्री टीचर। आपको क्या लगता है कि जो लोग नए कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं वो इंडस्ट्री में आने की? अब आपकी बात करें, अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत टफ है। अब आप मतलब मान लीजिए मुझे जैसे मेरे हालात थे और मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, आज अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब कोई अगर मेरे सामने, अब शायद मैं उस लेवल पर हूँ जिस टाइम पर वो एचओडी था मेरा, तो आज अगर मेरे सामने कोई बंदा आके बोलता है सर मैं तो कुछ भी नहीं जानता, सर आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो मैं उसको बोलूंगा मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सर मैं आज से केमिस्ट्री पढ़ा लूंगा, तो मैं एकदम से उससे बोलूंगा तू खड़ा हो यहाँ से जा। क्योंकि मुझे आज वो बंदा नहीं चाहिए जिसको मैं बहुत लंबा समय तक ट्रेन करूँ और फिर उसको सिखाऊं, क्योंकि ऐसा करना चाहिए मुझे, बट क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए। मेरे पास ये ऑप्शंस है कि मैं ऐसा बंदा लूं जो ऑलरेडी कुछ कुछ कर चुका है। अब वो बंदा नेट से सीख सकता था, वो पीडब्ल्यू के किसी कोर्स से सीख सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन अगर वो मेरे सामने ये कह के आ रहा है सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाने आ गया बस ऐसे ही, तो अब ऐसा नहीं। तो अब स्कोप जैसा आप बता रहे हो, टीचिंग लाइन तो हमेशा से फ्लरिश करेगी, बट इसका ये कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। अब सरवाइव करना आसान नहीं है, बिल्कुल। मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने कहा फर्स्ट ईयर में आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स फेस करते हैं और इंजीनियर सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, इनफैक्ट पूरे 4 साल, वो एक दिक्कत रहती है पैसों की। पैसे ही नहीं रहते पूरे 4 साल, मतलब घर वाले जो पैसे देते हैं वो शुरू के 10 दिन में उड़ा दिए, अब 20 दिन भिखारी बने फिर रहे। तो ये सोचते हुए मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो यार फिजिक्स में शुरू से इंटरेस्ट था, राजवंश सर शुरू से पसंद थे, मैंने कहा चलो फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी, एक एडटेक का इंटरव्यू क्रैक कर लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, डाउट फैकल्टी में वहाँ पे बन गया। बट ऑनलाइन में ऐसे कुछ मज़ा आता नहीं था, तो मैंने ऑफलाइन करना शुरू कर दिया। अब आई वॉज थिंकिंग कि इसको फुल टाइम करियर ऑप्शन लेके चलते हैं कि सीएस में रहने के बावजूद भी पास आउट होंगे, बट अपना इसको एडटेक में और थोड़ा फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। बट आप तो डरा रहे हैं यार। नहीं अब तब तक तुम सीख भी जाओगे, ऐसा नहीं है, तब तक आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। और जो जानता है और जो करना चाहता है उसके लिए तो ये लाइन बहुत ही अच्छी है। आपको शुरू में एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब मैं अगर अपने बारे में बताऊं, जैसे कि जो स्ट्रगल रहा है मेरा, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया मुझे कुछ नहीं आता था। लोग कहते थे कि आप मेटलर्जिकल ब्रांच है तो केमिस्ट्री तो आती होगी। तो मैं ये पूरे सोचता रहा कि सोचता रहता था 4 साल मैंने क्या पढ़ा है, उसमें कहाँ केमिस्ट्री थी यार। ये कैसा आदमी, इसको यही नहीं पता कि मेटलर्जी में, कुछ लोग कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो आपको केमिस्ट्री आती हो। अरे भाई केमिकल इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो इंजीनियरिंग है, ये मोल वोल निकालना है, ये अलग है एकदम केमिस्ट्री। तो लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं था। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मतलब मुझे बाई चांस उस टाइम पर शायद इतना मारामारी नहीं थी, तो मुझे उन्होंने रिक्रूट किया, कुछ पैसे ऑफर किए, मैंने शुरू किया, 10-15 दिन पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरे कुछ एक आध टेस्ट हुए, टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा आया, एकदम से वैकेंसी निकली कानपुर में कि भाई आपको कानपुर जाना पड़ेगा। तो मैं कानपुर चला गया, वहाँ पहुँचा तो मैंने जो शुरू के 2-3 चैप्टर अपने उस तैयारी के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान पढ़े थे, वहाँ गया तो वहाँ 12th का बैच था जहाँ स्टार्टिंग सॉलिड स्टेट से हो रही थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है बड़ी मुश्किल से, ये मुझसे सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए कल की क्लास में भेज रहे हैं, तो मैं करूँ क्या। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं रात भर पढ़ता था, बहुत समझता था, बहुत, क्योंकि दिमाग तो था थोड़ा, और तो मैं समझता था चीज़ों को। और समझने के बाद पूरी रात पढ़ने के बाद क्लास करने सुबह जाता था। और एक आध दिन तो ऐसा भी हुआ कि आप क्लास करने गए तो मैथ्स का टीचर बाई चांस बीमार हो गया, तो अब आपकी डबल क्लास लग गई।
तो आपकी अब पूरी रात आपने 2 घंटे का मसाला तैयार किया, वो आपने 2 घंटे उड़ेल दिया, अब आपसे कहा जा रहा है अगले 2 घंटे भी आपको पढ़ाना है, अब आप क्या पढ़ाएंगे? तो वो जलालत वो भी महसूस की है, जलील हुए हैं क्लास में अच्छी तरह से, और शायद वहीं से सीखे भी हैं, और बच्चे भी, और ये चीज़ बच्चे समझ जाते हैं, है ना? तो जब बच्चे बोलना शुरू किए कि अरे सर ये वो करके, तो फिर तैयारी और करने लगे, और तैयारी करने लगे, तो अब ठीक है धीरे धीरे करके। और मैं तो यही कहूँगा, बुक्स का जहाँ तक सवाल है, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मतलब मैं सब लोगों के सामने ही बोल रहा हूँ, कोई किताब मॉड्यूल्स के अलावा, मतलब जिन कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया उनके मॉड्यूल्स को थोड़ा बहुत देखा मैंने, कोई किताब मैंने नहीं पढ़ी, और जितना भी सीखा है वो अपने सीनियर्स से प्लस बच्चों से, इन्हीं 2 लोगों ने मुझे सिखाया। मैंने किसी किताब से कुछ नहीं सीखा। इनफैक्ट जो बच्चा मुझसे पढ़ता है वो उसको खुद समझ में आएगा कि जो मेरी लैंग्वेज है पढ़ाने की, उसमें कहीं दूर दूर तक किताब की कोई बात ही नहीं आती। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि यार किताबें इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रही थी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आता है। उसको वो जो 6 लाइनों में 8 लाइनों में समझाते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता कि तुम इतनी क्या बच्चों को क्यों क्या बताना क्या चाह रहे हो और सिखाना क्या चाह रहे हो। और इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए मैंने अपनी खुद भी एक बुक लिखी, और उस बुक में ये चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में डालने की कोशिश की। आई एग्री ऑन दैट, बिकॉज मैं आपसे पढ़ा हूँ तो मैं जानता हूँ मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स थे, और मैं आपसे पढ़ा, पूरे 4 महीने आपसे पढ़ा, लास्ट में प्रयास बैच से, और 4 महीने में मैंने फिजिकल में पूरा पूरा फोड़ दिया। एडवांस्ड में नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा सा बीमार हो गया था, बट उतना रहा था। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोटा में कैसे पहुँचे? यही कोचिंग में जाते जाते, रेजोनेंस करके कोचिंग है, वहाँ पर रिक्रूट किया मुझे। तो वैसे तो मैं दिल्ली रेजोनेंस में ही था, बट बीच बीच में ऐसा होता था कि कई बार कोटा का कोई टीचर बीमार हो गए या किसी लीव पर चले गए, तो और वो टॉप बैचेस हैं, तो वहाँ के टीचर्स की जगह वो बाहर से किसी टीचर को बुलाना चाह रहे हैं ताकि वो हैंडल कर सके उन बैचेस को। तो मैं महीने महीने भर के लिए कोटा भी जाता था और वहाँ पर क्लासेस लेता था, और वहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। मतलब एक साथ 500-400 बच्चे बैठे हैं, चौक आपके हाथ में है और आप माइक से पढ़ा रहे हैं, तो वो एक अलग फीलिंग थी। लेकिन ये कि जिसको पढ़ाना आ जाता है एक बार, अब जैसे आप भी हो, आप जो सोच रहे हो, अगर एक बार भी आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद फिर सीखते रहोगे अपने आप। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सर जब तक मैं पूरी फिजिक्स नहीं सीख लूंगा ना तब तक पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमेशा सीखते रहोगे, हमेशा सीखते रहोगे। कोई ना कोई बच्चा आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको एक नई बात सिखा के जाए, तो आपको खुद हैरानी होगी कि यार ये भी तरीका एक सवाल को सॉल्व करने का हो सकता है। तो वो है, और वो जब 1-2 अच्छे बच्चे मिल जाए ना तो आपको बिल्कुल एकदम मांझ देंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पेस एक इंस्टीट्यूट था, आई स्पेस के नाम से, मैं वहाँ पर भी 8 साल रुका रहा, और वहाँ पर मुझे हर साल अच्छे बच्चे मिले, बट 1-2 साल ऐसे थे जिसमें कुछ ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने मुझे इतना मतलब पॉलिश कर दिया कि मुझे मज़ा आ गया। मतलब कि हम उनके साथ, मतलब हम लोग साथ बैठे हैं 2-3 स्टूडेंट्स और मैं, और किसी एक क्वेश्चन पर लगे हुए हैं, मतलब माथा फोड़ रहे हैं कि यार इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और बाई चांस सोल्यूशंस वो बच्चे निकाल के दे रहे हैं, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, वो बच्चे सोल्यूशंस निकाल के दे रहे हैं कि सर अरे देखिए ऐसे कर लेंगे। मैथ्स लग रही है कहीं पर केमिस्ट्री के सवालों में, जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो उसमें मैथ्स लगा रहे हैं वो, यार सर अगर मैं एक ही पोजीशन को फिक्स कर दूं तो यहाँ यहाँ समझ ना। तो और क्योंकि मैथ्स मेरी तो भूल चुकी है, तो उनके जब सोल्यूशंस देख रहा हूँ मुझे लग रहा है यार ये कितना ईजी तरीका बता रहे हैं। तो वो लोगों ने भी, और इस तरह से जब बच्चे मिलेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, कोटा के बारे में जब डिस्कस हो ही गया है तो एक बारी कोटा की लाइफ के बारे में बताइए। पहले उस आपके समय में क्या होता था जब आप पढ़ने गए, और अभी के समय में डिफरेंस क्या है, एंड क्या होता है अभी के समय, वो बताइए। आ, मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं दिखता। हाँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हुए हैं कोटा में, और एक थोड़ा सा जब मैं शुरू में जाता था वहाँ पर रहता था तो आ, एक अलग ही मतलब, क्योंकि कई कोचिंग्स उस टाइम पर बहुत आगे थी, कोई एक ही कोचिंग नहीं थी जो डोमिनेट कर रही थी, तो 3-4 कोचिंग्स ऐसी थी जहाँ काफ़ी बच्चे थे। तो वहाँ पर तो ऐसा देखने को मिलता था, जब क्लास बंद होती थी या क्लास छूटती थी तो शाम में 8 बजे ऐसा लगता था जैसे कुछ एक जुलूस निकल रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग ड्रेस के, कोई हरी ड्रेस पहना है, कोई ग्रे ड्रेस पहना है, कोई कुछ पहना है। तो आपको खुद हैरानी होगी कि यार ये इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे निकल के आ रहे हैं। तो प्लस उस टाइम पर टीचर्स का एक अलग माहौल भी बनता था कि हमें वो टीचर पढ़ाते हैं, हमें वो टीचर्स का बहुत ज़्यादा नाम था। अब मैं देखता जा रहा हूँ, जो अंतर मुझे दिखाई दे रहा है, जो डिफरेंस है वो यही है कि अब शायद ब्रांड ओरिएंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है।
टीचर ओरिएंटेड अब चीज़ें उतनी नहीं रह गई हैं। उसका रीज़न भी बहुत क्लियर है कि एक तो जेई मेंस और जेई एडवांस का दो पार्ट्स में बांटा है, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही मिलते हैं जो जेई मेंस तक की तैयारी करना चाहते हैं। तो अब उसमें टीचर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, आप भी समझते होगे कि बहुत टफ सवाल, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे में फिर देखा जाए तो बच्चे के लिए जो भी टीचर उसको पढ़ा रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं और एक चुपचाप उसको 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 मतलब ठीक है, उसको प्रेज भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बट एज सच किसी एक टीचर के बारे में पूरे कोटा में मशहूर हो जाए कुछ ऐसा, अब वो काफ़ी कम होता जा रहा है। दूसरा स्टूडेंट्स भी थोड़े से कम हुए हैं कोटा की लाइफ में, और अब जो कोचिंग्स हैं वो नई नई, इवन एडटेक्स भी वहाँ जाके अब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पीडब्ल्यू का अपना है, अन अकेडमी का अपना है, तो इन लोगों ने भी अपने अपने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किए हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन तो अब भी है, बट माहौल तो चेंज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो क्योंकि ये सारे सेंटर्स बड़ी बड़ी कोचिंग्स वालों ने अपने ऑफलाइन सेंटर्स अलग अलग लोकेलिटी में खोल दिए हैं। जैसे अब पहले क्या होता था, बिहार से सारे बच्चे कोटा जाते थे, यूपी से सारे बच्चे कोटा जाते थे। अब इशू ये है कि यार अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब बिहार में ही विद्यापीठ भी है, एलएन भी है, फिटजी भी है, सब कुछ है, तो अब उनको जाना की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए कोटा में जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई है, बट ओवरऑल तैयारी तो जैसे पहले रहती थी वैसी रहती। हम्म, और कोटा में आई फील लाइक कि जितना मैं जानता हूँ और जितना पढ़ा है देखा है, कोटा में जो प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पे, आई गेस कहीं ना कहीं वही एक कारण है कि कोटा में थोड़ा सा ना सिलेक्शन नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो प्रेशर इसलिए भी था ना कि भाई माँ बाप ने अपनी ज़मीन बेच के यहाँ 2 लाख रुपए एडमिशन के लिए भरे हैं, तो बच्चा हमेशा एक फील करता था यार कि कहीं सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा। वो बेचारे पापा, उन्होंने ज़मीन बेची, अपनी गाड़ी बेची, जो भी कुछ था, तो वो एक अलग सा प्रेशर था। तो ये तो बिल्कुल सही, और इसी वजह से तो कितने केसेस सुनने में आते हैं कि लेकिन ये कि बच्चों से तो मैं यही बोलूँगा कि यार ये तो लाइफ है। अब ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आईआईटीएन हो, है ना, ज़रूरी नहीं हर आदमी डॉक्टर बन जाए। पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब अगर आप, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ ये कि अगर तुम सड़क में बाहर खड़े हो और तुम 10 लोगों को भी कार नॉक करके पूछो कि भाई आप आईआईटीएन हो, आप आईआईटीएन हो, तो 10 में से शायद एक मिल गया तो मिल गया, लेकिन गाड़ी तो सारी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही थी तुम्हारे सामने, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के घूम रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि आईआईटीएन हो तभी खरीद पाओगे। तो पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बस ये कि आपको एक काम दिया गया था, आपने कोशिश की, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, करने के लिए कुछ और करेंगे। तो जिन बच्चों को मेहनत करने की आदत है वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि, मुझे नहीं लगता कि आईआईटीएन ही सब कुछ है या डॉक्टर बनना ही सब कुछ है। सही बात है। आपके अकॉर्डिंग रियलिटी ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री क्या है कोटा में? इज़ इट लाइक मोर ऑफ अ बिजनेस मॉडल, या फिर एक्चुअली वो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में? व्हाट इज़ इट? बिजनेस तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टीचर्स की सैलरीज, है ना, प्लस वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कभी कोटा गए हो तो एक एक बिल्डिंग में 20-20 हज़ार स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको मैनेज करना, उसमें स्टाफ रखना, तो खर्चा तो है, और उस खर्चे के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वो एक बिजनेस तो है कि हम बहुत सारे बच्चों को एडमिशन देंगे। हाँ, उनके दिमाग में ये भी है कि ये बिजनेस अगले साल भी तभी चलेगा जब इस बिल्डिंग से ये दिखाया जाएगा कि ये 4 बच्चे टॉप 10 रैंक्स में थे, तो उन 4 बच्चों के लिए भी एक अलग मेहनत चल रही है। तो वो बच्चे आइडेंटिफाई करना, उन पर अलग मेहनत करना, उनको अलग बैचेस में डालना, ये एक अलग काम है। तो ऑब्वियसली ये तो बच्चे के फायदे के लिए है, तो आप दोनों काम बोल सकते हैं। बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन जो बच्चा करना चाह रहा है उसको वहां से फायदा मिल रहा है, और फिर वो ये नहीं सोचे कि यार मेरी वजह से इन्होंने कितनी बड़ी बिल्डिंग खरीद कर ली, मतलब या इनके ओनर के पास तो बीएमडब्ल्यू भी आ गई, ऐसा ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए। उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए उसको फायदा मिला, उसने सिलेक्शन लिया, अब जाए वो मजे करे, ऐश करे, उसका काम खत्म। कोचिंग से जो उसको चाहिए था वो उसको उसको मिल गया, कोचिंग ने उससे क्या लिया अब उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि बिजनेस तो है और होना भी चाहिए, है ना, कि अलग अलग टीचर्स को हायर करना, उनकी सैलरीज पे करना, बहुत कुछ करना, उसके लिए उनको पैसे कमाने हैं। लेकिन ये कि अगर वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो बच्चा करना चाह रहा है, उसके लिए तो फिर वो, मतलब समझ रहे हैं आप, बिल्कुल अलग लेवल पर जाकर उसको अलग रू, मैंने तो ये तक सुना है कि अच्छे जो कोचिंग्स हैं वो जो ऑल ओवर इंडिया के जो टॉपर्स रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ओलंपियाड्स के टॉपर्स हो गए या अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के टॉपर्स हो गए, उनको अलग जगह पर रखते हैं। इवन हमारा फिजिक्स वाला भी ये काम करता है, उनको अलग जगह पर हॉस्टल देता है, हॉस्टल देके पूरे टाइम उनको खाना पीना, उनका सुबह से लेकर रात तक की पढ़ाई, सब कुछ वो फ्री करा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बच्चे उनको फाइनली सिलेक्शन देंगे। तो एक तरह से जो बच्चा करना चाह रहा है उसको तो फ़ायदा भी मिल रहा है, तो बिजनेस मॉडल तो है। आपने टीचर्स की सैलरी के बारे में डिस्कस करा। अगर ऑफलाइन कोचिंग में अगर कोई टीचर है, मान लो उसको 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, अच्छे लेवल पे अब आ गया, रफली कितना कमा लेता होगा साल का? देखिए अब तो ये डिपेंड करता है,
15 साल का एक्सपीरियंस में उसने किया क्या। कई बार ऐसा होता है टीचर्स की एक हैबिट रहती है कि वो छोटे छोटे जंप्स लेते हैं, एक साल यहाँ किया, एक साल यहाँ किया, एक साल यहाँ किया, तो ऐसे में भी उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं बनती है। मेरा अपना मानना ये है कि आपको कहीं भी काम करना है तो आपको एक जगह रुक कर कुछ दिन काम करना चाहिए ताकि आप अपनी रेपुटेशन बना सकें। लेकिन फिर भी अगर 10-15 साल का अच्छा टीचर है तो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपए पर एनम कमा सकता है वो। 50 लाख रुपए, अब वो स्टार्टिंग पैकेज होता है किसी IITian का, अगर वो प्लेसमेंट उठा ले तो अच्छे से पढ़ के। मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में ऑफलाइन में भी उस समय पे और अभी के टाइम पे भी काफ़ी पैसे। ऑफलाइन में तो देखिए थोड़ा सा अब एक तरह से रिसेशन तो है ही, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ऑफलाइन में भी अब सब लोग ऑफलाइन में आए हैं और बच्चे सेट फिक्स है, तो ऐसे में ऑफलाइन में थोड़ा सा कम है चांस। अब लोग ज़्यादातर एडटेक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बच्चे भी प्रेफर कर रहे हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी। हाँ, एडटेक में भी मैं यही देख रहा हूँ कि एडटेक में भी एक ही ब्रांड है जो इस टाइम पर बना हुआ है और वो लगातार ग्रो कर रहा है, और जो स्ट्रैटेजीज हैं और जो स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं वो अलग ही सोच के लोग हैं, मतलब वो उनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो मोनोपोली बन गई एक तरीके से। पांडे सर हो गए, प्रतीक महेश्वरी सर हो गए, इन लोगों का एक अलग ही जोन है, मतलब इनकी सोच ही अलग है। जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं मुझे ऐसा लगता है वहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं। मतलब मुझे याद है जब मैंने ये ज्वाइन किया था फिजिक्स वाला, प्रतीक सर से मेरी मीटिंग हुई थी, तो प्रतीक सर ने तब मुझको बताया था कि मैं अक्टूबर 2025 में IPO ले आऊँगा, और एक एडटेक कंपनी के लिए जो कि बहुत मुश्किल है IPO लाना, पहली बात। दूसरी बात, आज से 3 साल पहले जब वो कंपनी शुरू हुई, एक तरह से भाई 5 साल हुए, तो ऐसे में शुरू के 1-2 साल तो स्ट्रगलिंग ही रहता है। उस टाइम पर एक बंदे जो को फाउंडर है कंपनी का, उसने मुझको ये बता दिया कि मैं 3 साल इस महीने IPO लाऊंगा। हालांकि IPO का ही चल रहा है, 1-2 महीने के अंदर IPO फिजिक्स वाला ले भी आएगा, अपना IPO भी लॉन्च करेगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अलग ही लेवल है, मतलब ये तो एक इतना क्लियर कट विजन वाली बात है कि एक फाउंडर इतना क्लियर है कि मैं इस साल ये करूंगा, इस महीने ये करूंगा, इस महीने ये करूंगा, अक्टूबर में IPO आएगा, प्लस वन है, तो वो पूरी प्लानिंग एक तो ये इस प्लानिंग को कोई बीट नहीं कर सकता। अच्छा, PW के बारे में कैसे पता चला और ज्वाइनिंग कैसे हुई? देखिए, अगर सही फैक्ट बताऊं तो मैं IITian स्पेस में था, कोविड स्टार्ट हुआ तो हमें घर से ही जूम पर क्लासेस लेने के लिए बोला गया। तो एक तो हमारे लिए बहुत नया था वो, क्योंकि हम वो चौक वाले लोग थे और हमसे एकदम, और सभी लोग के लिए नया रहा होगा उस टाइम पर जो लोग एडटेक में नहीं थे, और एडटेक में था ही कौन, बहुत कम वो थे। तो ऐसे में सबके लिए बड़ा नया सा था कि यार हमें जूम पर क्लास लेनी है, बच्चा दिख रहा होगा लेकिन उससे हम उसको टच नहीं कर सकते, वो कहीं बॉम्बे में बैठा, कहीं बैठा, तो बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था। तो पहले तो असेंबली बनाई, मुझे अच्छी तरह से एक बॉक्स लिया, एक कोई शो पीस का एक बॉक्स था, उस बॉक्स पर फ़ोन को चिपकाया, 2 रबर लगाकर, जो इरेजर्स आते हैं, इरेजर लगा के गैप बनाया, उसमें फ़ोन रखते थे और फिर ऊपर से देखते थे, नीचे से लिखते थे, मतलब पता नहीं कैसे 1 साल क्लास ली। फिर मेरा एक फ्रेंड था जिसने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था माई क्लासरूम के नाम से, तो मैंने ज्वाइन किया पेस को छोड़कर। वहाँ पर पता चला कि एक एडटेक कंपनी आ रही है, एडटेक ज्वाइन कर रहा है अमन दत्तरवाल के नाम से, तो अपनी कक्षा। हाँ। तो मैंने वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट की और बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से बहुत फेमस हो गया। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं 19 साल तक ऑफलाइन पढ़ाता रहा, कोई मुझे नहीं पहचानता था, मैं कहीं भी चला जाता तो मुझे कोई नहीं पहचानता था, बस वही बैच के जो बच्चे थे, है ना, वही 40 बच्चे, ये 40 बच्चे दूसरे बैचेस के। लेकिन वहाँ से मुझे ये पता चला कि यार फेमस कैसे हुआ जाता है। लोगों ने रील्स काटनी स्टार्ट की, शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट किए, और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो वहाँ बच्चे पहचान रहे हैं, तो मुझे लगता था यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पढ़ाने का काम तो हम अब भी कर रहे थे, अब भी यही काम कर रहे हैं। वहीं से अलग सर ने और प्रतीक सर ने कुछ मेरे एक आध वीडियोस देखे और उनको ऐसा लगा कि ये टीचर सर आपके पुराने वीडियोस भी बहुत फेमस हैं, मैंने मिलियंस में व्यूज़ देखे हैं आपके। वो उनको शायद वो वीडियोस पसंद आए, तो अलग सर से फिर मेरी प्रतीक सर से मेरी मुलाकात हुई। तो PW का एज सच मुझे ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट यहाँ आने के बाद ही मुझे कुछ, क्योंकि ऑफलाइन के टीचर्स के लिए तो ये बिल्कुल नया था कि और ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता, हम तो ये सोचते थे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, अब लेकिन बिल्कुल ही अलग लगता, अब लगता है ऑफलाइन से कहीं बेटर है ऑनलाइन। लाइफ एट PW मज़ेदार है, मस्त है, चिल एकदम, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा कहीं ऐसा ना हो कि अलग सर सुन ले और कहेंगे अरे यार ये लोग इतने चिल कैसे हैं, है ना, लेकिन बहुत चिल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब क्लास है आप क्लास करेंगे और उसमें आप कोई मक्कारी नहीं कर सकते, बहुत एफर्ट्स करने हैं आपको,
क्लास नहीं है तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ज़बरदस्ती वहाँ बैठे रहिए और अपना माथा फोड़िए और टाइम पूरा करके जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब जब आपकी क्लास है आप प्रॉपर क्लास डिलीवर करो, जो आपसे काम का कहा जाए वो काम करो, उससे ज़्यादा वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते और इन चीज़ों के लिए वो पे करते हैं। ये लाइफ बिहाइंड कैमरास। बिल्कुल, मतलब कैमरास का ये, जैसे बच्चों को ये शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हमें एक क्लास लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब वो आसान नहीं होता हमारे लिए। इवन इतने सालों को पढ़ाने के बाद भी मुझे एक बार क्लास लेने से पहले 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठना पड़ता है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता था कि हमें अच्छी तरह से याद है, जैसे 10-20 लोग सामने 50 लोग बैठे हैं, तो आप कुछ पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर ऐसे चेयर पे बैठ गए, हाँ भाई तुम यार हंस बहुत रहे हो, चलो क्या कर रहे हो, चलो चलो खड़ो, ऐसे ऐसे कुछ उससे पूछ लिया, कुछ उससे बात कर ली, या एक सवाल बोर्ड पे लिखा और उसके बाद बैठ गए, हाँ भाई सॉल्व करो, जब आंसर आए तो बता देना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हजारों बच्चे, मतलब एक एक बैच में तो 80,000 बच्चे, 90,000, एक एक इतने सारे बच्चे बैठे हैं। लाइव वॉचिंग कितनी चली जाती है सर? लाइव वॉचिंग तो कई बार तो 50-50 हज़ार भी जाती है। यूट्यूब पे लाइव 50-50 हज़ार चली जाती है। और बैच में तो खैर हमें नहीं पता चलता कितने स्टूडेंट्स हैं, बट ऑन एन एवरेज वो इसी तरह से रहते हैं। जो हमारे मेगा बैचेस हैं उनमें 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख बच्चे आराम से रहते हैं। इवन यकीन के बैचेस में तो 4-4 लाख स्टूडेंट्स भी रहते होंगे। तो इतने सारे स्टूडेंट्स अगर आपके पास, तो अब ऐसे में आप सोचें क्वेश्चन लिखा आपने और आप बैठ गए, तो ये तो आप कर ही नहीं सकते। मतलब आपको तो सारे बच्चों को एंगेज करके रखना, तो उसके लिए तो आपको मतलब 1 सेकंड भी आपकी एनर्जी लो हुई, आप समझ लीजिए बच्चे कम हो गए। आपको पता है ये यूट्यूब का, तो अगर कोई लाइव बैच चल रहा है तो ऐसे में तो एकदम से वॉचिंग डिक्रीज करेगी अगर आपने कुछ भी नाटक करने स्टार्ट किए। तो ऐसे में फिर आपको पूरे 2 घंटे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और 2 घंटे ये तो वो हो गया नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास बात करें वन शॉट्स की तो वन शॉट्स में तो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे लोग कर सर मैं रहे सोचता हैं। हूँ बेयर कैसे करते हैं इतना टाइम? यार पापी पेट के लिए करना पड़ता है। 8-10 घंटे लगातार खड़ा हुआ है और पढ़ाया जा रहा है। हाँ। ये मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे है ये एक तो 2 वजह लगती हैं। एक तो ये है कि हमें करना ही है ना, क्योंकि हमारी जॉब में आता है। दूसरा ये भी कि पूरे साल बच्चों को इस चीज़ का बहुत इंतज़ार भी रहता है। हमारी मंजिल जो सीरीज़ आती है, पूरे साल बच्चों को इस चीज़ का बहुत इंतज़ार रहता है कि यार मंजिल आएगी, उसमें 8 घंटे में एक वन शॉट हो जाएगा। और उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई बहुत कम की है, जो लास्ट के इसी भरोसे बैठे हैं कि यार हम 8 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तो उस क्रेज़ के लिए यार, उस चीज़ के लिए कि चलो यार कुछ तो बच्चे का भला होगा, तो टीचर के अंदर एक एंथू आता है और वो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करता है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और क्योंकि ये पता रहता है कि हमें ये चीज़ें कवर करनी है और हम पहले से स्लाइड्स बना के जाते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा लगता है थक रहे हैं, तो फिर ये लगता है नहीं यार करना है, तो वो एक अंदर से आवाज़ आती है। और यूट्यूब पे कमेंट चलते रहते हैं कि नहीं कराओ, बहुत मज़ा आ रहा है, ये वो करके, तो टीचर लगाते हैं। कुछ लोग तो 15-15 घंटे क्लास कर देते हैं। हाँ, काफ़ी लंबी लंबी क्लास करते हैं, लेकिन ये कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है। और शायद इसीलिए लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यही प्लान किया था, सब लोगों ने, कि हम 8 घंटे 7 घंटे ज़्यादा कोई भी लेक्चर नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि वो फिर बच्चे के लिए भी, आप सोचो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद उसका एग्ज़ाम, और हम 8-8, 12-12, 15 घंटे उसको टीवी पे लगा के बैठे हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, दूसरा कुछ खुद भी तो पढ़ना है ना उसको। तो हम लोगों ने, और शायद इस बार भी यही हम सोचेंगे, प्लान करेंगे कि 7-8 घंटे ज़्यादा कोई लेक्चर ऊपर ना जाए। एक्सक्लूसिव दीजिए, कब आ रही है मंजिल सीरीज? मंजिल नवंबर में आएगी और मिड नवंबर से स्टार्ट होगी। पहली मुलाकात अलग सर के साथ कैसे हुई? मुझे कॉल आया कि मिलना है, प्रतीक सर से मुलाकात करनी है। मैं वहाँ गया, बैठा था, तो एकदम से अलग सर आए। तो अलग सर को पहली बार ही देखा था मैंने। मैं तो मतलब जैसे हैरान सा ही हो गया कि यार इतना बड़ा आदमी और बहुत डाउन टू अर्थ। आज भी मैं उनसे मिलता हूँ या वो उनको किसी से मिलते हुए देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साथ, सबके साथ, मतलब बिल्कुल हर टीचर के साथ एकदम हाथ मिलाएंगे, पूछेंगे कंधे पे हाथ रख के अगर कोई छोटा हुआ कि और यार सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मज़ेदार है, सब बढ़िया, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताते, डिस्कस करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद इसी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं तो हमेशा अपने सारे कुलीग से भी, घर वालों से भी एक ही बात बोलता हूँ, अलग सर की जो मेहनत है और जो किस्मत है, किस्मत भी भाई सबकी तो नहीं होती, सब लोग ये सोचते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने जो मेहनत दिखाई है, हार्ड वर्क दिखाया, एक अलग ही लेवल का। और आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि यार अब बहुत हो गया यार, अब क्या वो रात भर काम कर रहे हैं, आज भी वो क्लासेस ले रहे हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है कंपनी को तो सबसे आगे वही खड़े होते हैं। मतलब बीच में कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसमें अलग सर को भी क्लासेस के लिए आना पड़ा,
और अलग सर ने लग के मेहनत की, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की और पूरे पूरे चैप्टर्स कवर कराए एक एक बैच के। तो मुझे लगता है यार ऐसे बंदे के लिए तो मतलब कहाँ कोई और स्टैंड करेगा, मतलब धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा, इन इन लोगों के आगे कोई नहीं रहेगा। ये बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। तो अलग सर के साथ जब पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे खुद हैरानी हुई कि यार कैसे मिलते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे यार अरे भाई मालिक है वो, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो मतलब जिस कंपनी में टीचर्स की रेस्पेक्ट है वो ऑब्वियसली ग्रो तो कर ही रही है। बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, प्रतीक सर भी। आपका एक बहुत फेमस वर्ड है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, आई एम श्योर आपको मैसेजेस आते हाँ, लल्लू वाले। ही। इसका शब्द का इजाद कैसे हुआ? इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि कुछ भी मैं अगर इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ या कुछ भी, तो उसमें सर प्लीज़ एक बार लल्लू बोल दो, प्लीज़ एक बार लल्लू बोल दो। मुझे लगता है भाई तुम पागल हो, ये लल्लू बोल के तुम्हें क्या मिलेगा। इवन कुछ बच्चे तो ये तक लिखते हैं सर प्लीज़ एक बार लल्लू रिकॉर्ड करके दे दो, जब भी पढ़ाई कर रहा हूँ उसको चला दूंगा, बस लल्लू लल्लू आवाज़ आती रहेगी, मैं पढ़ता रहूँगा। एक्चुअली शादी जब हुई मेरी 20 साल हो गए, तो उस टाइम पर वाइफ के साथ ऐसी जब कुछ बातचीत होती कभी कुछ ऐसा, तो मजाक मजाक में यार तुम लल्लू हो क्या, लल्लू। तो मुझे लगता था यार ये वर्ड बड़ा अच्छा है, मतलब इस वर्ड के अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे आपने सामने वाले को डांट भी दिया और उसको आप इस तरह से डांट रहे हैं कि नहीं यार तुझे सही करना है, मतलब तू सीख, तू कर सकता है ऐसे, मतलब ना बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और आपने उसको डांट भी दिया। तो वाइफ के साथ जब रहता था तो शुरू में ये मुझको ऐसे ही कि तुम लल्लू हो क्या, लल्लू। तो मुझे लगा यार ये तो वर्ड ठीक लगता है। तो उसने तो बंद कर दिया, उसने तो बंद कर दिया और मैं क्लास में चालू हो गया। तो अब मैं हर क्लास में, अब हर क्लास में मेरे मुंह से ये लल्लू वर्ड निकलता है। अच्छा, व्हाट इज़ दैट वन डार्क रियलिटी ऑफ एडटेक जो आपको लगता है कि दैट नीड्स टू बी चेंज्ड और होनी चाहिए वो, और जो दुनिया के सामने नहीं आती बट बैक एंड पे वो काम चल रहा है? मुझे तो नहीं दिखा अब तक ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ सही हो रही है। अपार्ट फ्रॉम योर कंपनी? अ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते अभी कुछ ऐसा, क्योंकि ये वो फील्ड है जो बूम पर है इस टाइम पर, है ना। तो कुछ भी गलत करना ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पहली बात तो, है ना। एक ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, तो एक बड़ा कंपटीशन है, ये आसान कंपटीशन नहीं है ना। तो लेकिन ये कि ये ज़रूर है कि जिस कोशिश में लगे हैं उसमें नज़र सबकी है, मतलब अगर ज़रा सा भी कुछ गलत हुआ तो वो सबको दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडटेक में अब तक तो इस तरह की कोई कमी नहीं दिखाई देती। बस ये कि लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, इवन स्टूडेंट्स को भी रियलाइज़ करना चाहिए, पेरेंट्स को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अब बहुत मेहनत चल रही है। मतलब टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, एक बच्चे की 2 घंटे की क्लास के लिए टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा गलत है और कुछ छुपी हुई बात भी नहीं है। मतलब जैसा आपने पूछा कि कुछ कुछ डार्क डार्क रियलिटी है, कुछ भी ऐसा छुपा नहीं है, सब कुछ ओपन है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। मतलब मुझे अब खुद सोचो ना, आपकी 4,000 5,000 के कोर्सेज आप दे रहे हो बच्चे को, इससे ज़्यादा सस्ता आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसमें अगर मान लीजिए कुछ कमाई भी हो रही है, और शायद इसलिए कि पूल बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो ठीक है। अब ये तो बिजनेस तो है ही, हर जगह बिजनेस तो है, बिजनेस के लिए तो कोई मना नहीं करता। इवन अलग सर भी मना नहीं करते, प्रतीक सर भी मना नहीं करते, हर कोई बिजनेस तो कर ही रहा है। बट इसमें एटलीस्ट बच्चे के फायदे के बारे में सोचा तो जा रहा है। तो वो डार्क रियलिटी जैसा अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि धीरे धीरे करके जब कंपनीज बहुत ग्रो करती हैं तो कुछ नया कुछ निकल के आता है। बट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो आपको कुछ बताऊं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर एक टीचर फिज़िक्स वाला जैसी कंपनी में ऑनलाइन पढ़ाने आ जाता है और उसको एक बैच मिल जाता है पढ़ाने के लिए, ऑन एन एवरेज मेरे को बताइए, रफ फिगर, एग्जैक्ट अमाउंट मत बताइएगा, रफ फिगर वो साल का कितना बना लेता होगा? रफ। ऑनलाइन टीचर्स तो बहुत बना लेते हैं, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं अननेसरी कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि फिर ऑफलाइन टीचर्स बहुत परेशान हो जाएंगे कि यार ये लोग इतना कैसे कमा रहे हैं। बट ऑनलाइन में अनलिमिटेड है, मतलब आप इसमें कुछ सोच नहीं सकते। एक कमोडिटी, लाइक एक साल में मैं ये खरीद सकता हूँ। कुछ भी खरीद सकते हैं आप एक साल बस आप ऐसे सोच लीजिए, आप कुछ भी खरीद सकते हैं एक साल में। वाह, दैट्स क्रेजी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना एक फन सेगमेंट मैंने सोचा है। अगर पीडब्ल्यू बॉलीवुड होता तो ये कैरेक्टर्स किस फिजिक्स वाला के टीचर को रिजेंबल करता? अच्छा, टीचर्स को। अच्छा, सलमान खान। सलमान खान तो आप भी समझते हो कि अपना एक ही दोस्त है, राजवंत सिंह। वो मस्त एकदम, जिम करता है सुबह, फिर शाम से क्लास लेना स्टार्ट करता है, 5-6 घंटे लगातार क्लास लेता है। तो सलमान खान ही है वो, अपना सलमान खान, राजवंत सिंह। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का देखिए, समवन हु इज रियली डिसिप्लिन्ड। हाँ मतलब अक्षय कुमार ऐसा जैसे
मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्पोर्टी है ना, थोड़ा सा फनी, और अपने काम में भी दुरुस्त एकदम है ना। तो मैं तो पंकज सर को दूंगा, पंकज सिजेरिया। मुझे ऐसा लगता है वो बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप उनको कुछ करवा लो, उनसे कुछ भी करवा लो, वो हर चीज़ करने में आगे। माइक पकड़ा दीजिए तो माइक में बोलना स्टार्ट कर देंगे, बैट पकड़ा दीजिए तो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे, टीटी बैट दे देंगे तो टीटी खेलना स्टार्ट कर देंगे, चौक पकड़ा देंगे तो वो क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। उस बंदा वो बिल्कुल ऑलराउंडर। तो जिस तरह से अक्षय कुमार ने अपनी एक इमेज बनाई है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत स्पोर्टी है, वो पंकज सर के अंदर। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर तो सचिन, क्यों? पता नहीं, मुझे बहुत क्यूट सा लगता है और आप उनसे आप कभी मिलोगे तो सचिन सर के अंदर एक बहुत अच्छी आदत है कि इतने ज़्यादा हिलेरियस है, मतलब आप किसी भी बात में कोई भी जोक निकालते हैं। उनका एक स्पेशल टैलेंट है डार्क ह्यूमर। बिल्कुल वो कॉमेडी को कर भी देंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा, और वो इतना अंदर उसके अंदर गहराइयाँ होती है ना, तो सोचने बैठोगे यार ये मेरे को बोल के गया है। हर बात से वो ऐसी बात निकालते हैं, तो वो बहुत, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सीरियस हो, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हो, एक्टर इन द सेंस कि अपनी फील्ड में बहुत आगे हो, तो मनीष राज, एम आर सर से जब भी मुलाकात होती है, एक सीरियस रहते हैं वो। जोक्स वोक्स तो जैसे सब लोग कर रहे हैं तो वो भी बात करेंगे, हंसेंगे, वो सब अलग है, बट उनकी बातें भी बिल्कुल एकदम जैसे पंकज त्रिपाठी की नहीं, जैसे पंच मारते हैं एकदम, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बात करते हैं, और बहुत वो पंकज त्रिपाठी के लिए बिल्कुल फिट है। संजय दत्त। संजय दत्त तो मैं अपने आप को ही बोल सकता हूँ। संजय दत्त के लिए तो कोई ऐसा सच है नहीं, मतलब संजय दत्त के लिए आप ही फिट बैठ रहे। ठीक है। एक है ना, अभी एक प्रैंक कॉल करिए किसी भी फेमस पीडब्ल्यू के टीचर को। अच्छा, हाँ, उन्हें एक प्रैंक कॉल करें, किसी को भी। किसको किया जाए? सलीम को करें क्या? सलीम सर। पता नहीं फोन उठाएगा कि नहीं। हेलो। अरे भैया कहाँ पर हो, सो रहे हो क्या? हाँ मतलब सो तो नहीं रहा, आपकी आवाज सुनते ही उठ गया। कैसे हो? अरे मैं एकदम मस्त हूँ यार। आप तो, मैं तो कोटा आया हुआ था, आपसे मिलना चाह रहा था, आपकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। अरे यार आप ऐसे सरप्राइज दे देते हो, पहले बता देते ना एक बार। तो अब कैसे मुलाकात कैसे होगी ये बताओ। रुको रुको रुको, कहाँ पर है? मैं आ रहा हूँ। मैं मुझे तो 30 सेकंड का टाइम दो, मैं जल्दी गेट पे पहुंचा। कहाँ पर हैं आप? आप गेट पर आप आओगे तो लेफ्ट देखना, एक वो आपका किराना की दुकान है, हाँ 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 हाँ, उसी बगल में उस वहाँ पे थोड़ा सा दूध वगैरह और वो हाँ सारी वही चीजें वही वही मिलती वही हैं। वही वहीं पर खड़ा हूँ मैं। आप नीचे उतरिए, एक बार देखिए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पहुंचो वहीं, मैं पहुंच रहा हूँ नीचे। गार्ड ने रोका तो नहीं वहीं पर? नहीं 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 नहीं, गार्ड ने नहीं रोका। रुको रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। आओ यार, बड़ी दिन हो गए मुलाकात किए। गजब सरप्राइज देते हो यार आप तो। ए, बस 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 पहुंचा, मैं पहुंचा। दिख रहा हूँ मैं कहीं? एक मिनट 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 तोड़ के आया। आ गया। हाँ दिख रहा हूँ मैं। हेलो हाँ दिख रहा हूँ मैं, हेलो। दिखाई दे रहा हूँ। कहाँ पर है? अरे वही शॉप के आगे देखो ना। शॉप के आगे? मैं शॉप के आगे खड़ा हूँ। अच्छा, अरे यार चलो छोड़ो, अब बता ही देता हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पर। मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, अरे सुनो 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 भैया, मैं इस टाइम जो हूँ दिल्ली में हूँ, और उबैद का एक पॉडकास्ट है वोकल ब्रेन्स का। अब मैं पॉडकास्ट से तुम्हें प्रैंक कॉल कर रहा हूँ। भाई साहब, सोते हुए इंसान को जगा दिया आपने। क्या आपकी आवाज ही ऐसी है, सोता हुआ इंसान जाग जाता है। बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है आवाज सुनते ही। अच्छा ये बताओ, जो अभी दिवाली में पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे उसमें जले वाले तो नहीं? एक रील वायरल हो रही थी आपकी। वो बाल बाल बच गया, चश्मे ने बचा लिया मुझे पूरा। अच्छा, बाल ही बचे बस? बस थोड़े से हल्के से बाल जले थे, लेकिन चश्मे अच्छा ने बचा लिया पूरा। चलो, क्योंकि वो रील से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आग मुंह पे आया तुम्हारे। हाँ वो पूरा आग मुंह पे आया था वो, लेकिन बाल बाल बच गया। चलिए ठीक है, तो ये यार एक प्रैंक कॉल था, ऐसे ही मैंने पॉडकास्ट से किया था। वोकल ब्रेन्स का एक पॉडकास्ट है, उबैद चलाता है, अपना स्टूडेंट है, तुमसे पढ़ा हुआ है ये। लेकिन सुनो ना हाँ एक्चुअली
ये प्रैंक कॉल नहीं है, डबल प्रैंक कॉल हो गया क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। एक बार ये उबैद से भी बात करो, उबैद से भी बात करो, ये जो पॉडकास्ट चलाता है ना, उससे भी बात करो। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया सर, नेक्स्ट गेस्ट आप ही हैं। जब भी दिल्ली आ रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये फैजल सर की अच्छे से एकदम खूब राज निकलवा लेना। इनके इनके दिल में बहुत राज भरे पड़े हैं पिछले 30-40 सालों से। सारे सब यही निकल रहे हैं धीरे धीरे। और एक चीज का और पता लगाना आप। हाँ जी। ये ऐसा क्या है कि ये सभी फैकल्टीज और सभी बच्चों के बहुत चहेते हैं। सब इनसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी क्या बात है सर वो ये इनकी बात जरूर पता क्यूटनेस। लगाना आप, है ना? है ना? हाँ जी। मेरे को भी यही लग रहा है। फिर भी आप बात निकलवाने की कोशिश करना। हाँ जी, हाँ जी। ओके चलिए ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए सर, बाय बाय। इसने डबल प्रैंक किया है। एक्टिंग यार अच्छी कर रहा था। आपते ऐसे लग रहा है जैसे। बहुत बढ़िया। पीडब्ल्यू में कहा जाता है गाड़ियों की प्रथा आपने शुरू करी है, एक लॉ लगाई है आपने। आपकी बीएमडब्ल्यू की क्या कहानी है? अब पता नहीं आप मानोगे कि नहीं, ऑल्टो चलाता था मैं BMW लेने से पहले। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि कब लूँगा, मतलब अब कोई लग्जरी कार अगर मैं लेता हूँ तो उसको कब चलाऊँगा, मतलब एक एज भी होनी चाहिए ना, मतलब प्राइम टाइम है। अब बूढ़ा आदमी BMW चला रहा है, सोचिए बूढ़ी वाइफ बगल में बैठी है, क्या मजे आएंगे ऐसे में। तो मैं ये सोचता था यार, जब लेनी है कोई लग्जरी कार तो ऐसी एज में लो ना जिसमें मजे तो कर सकें। तो हालांकि उस टाइम पर भी मेरे लिए बड़ी बात थी, और मैंने सर्च करने के बाद यही सोचा था कि मैं ऑडी लूँगा। तो वाइफ के साथ ऑल्टो में ही जा रहा हूँ कहीं, तो रेड लाइट पर बगल में एक BMW खड़ी हुई। तो वाइफ ने ऐसे ही पूछा, हम BMW नहीं ले सकते क्या? तो हालांकि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मुझे BMW लेनी है। और जब मैं BMW लेने वाइफ के साथ गया तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले, उनका ये नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि आप अभी कौन सी कार चलाते हैं। तो मैंने बहुत चौड़े होके बोला कि ऑल्टो चलाते हैं, ऑल्टो पे क्या बुराई। तो वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यार ऑल्टो से सीधे BMW में आ रहा है, यार ये खरीद पाएगा? तो उन्होंने मेरी सैलरी स्लिप और मेरा पूरा रिकॉर्ड सब ITR सब देख लिया। तो उनको लगा नहीं नहीं नहीं, खरीद लेगा। तो वहाँ मैंने BMW ली। अब फिर क्योंकि खर्चा बहुत तगड़ा हो चुका था, उस टाइम पर मैंने 45 लाख की BMW ली थी। तो मुझे लगा यार अकेले खर्चा किया इतना। तो उस टाइम तो मैं पेस में था, तब तो वहाँ कोई नहीं मिला। बट जैसे ही मैं PW आया, मैंने एक एक देखा, यार यहाँ भी लोग कमा तो रहे हैं, इसका मतलब ये बचा भी रहे होंगे। मैं ये नहीं चाहता था किसी के पैसे बचे। तो मैंने 2-3 लोगों को और धीरे धीरे चाबी भरना स्टार्ट किया। अरे यार कब चलाओगे, यही तो उम्र होती है, कितना मज़ा आता है चलाने में, मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फंसाया ओम पांडे को। मैंने कहा यार ओम, क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है? गाड़ी लो, इतने अच्छे पैसे कमा रहे हो, सब कुछ है, इस टाइम मज़ा आएगा घूमने फिरने में। उस बंदे ने BMW खरीदी, उसी से चलाना सीखा। सोचिए मैंने उसको इतना मोटिवेट किया। BMW से एक बंदा गाड़ी चलाना सीख रहा है, उसने गाड़ी खरीदी और फिर चलानी सीखी। सोचिए आप, इतना मोटिवेट हुआ। कुछ दिन, 2-4 दिन, 10 दिन निकल गए, समाप्ति मैम मिली। मैंने कहा मैम क्या कर रही हो, इतना दूर से आती जाती हो अकेले? भाई गर्ल्स के लिए तो सेफ है, आप अपनी कार लेनी चाहिए। हाँ सर, सोच तो रही हूँ कौन सी कार लेनी चाहिए। मैंने कहा देखिए BMW मेरे पास है, ओम ने भी ले ली। मर्सिडीज़ के बारे में के लिए सोचते हैं। उन्होंने मर्सिडीज़ कॉल किया, बुलाया, फट से उन्होंने भी मर्सिडीज़ खरीद ली। देख दाख के कुछ दिनों बाद पता चला कि मनीष राज सर ने भी मर्सिडीज एक BMW ली। फिर अब जाके सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सचिन सर ने डिफेंडर ले ली। सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। हालांकि सचिन सर को भी बहुत दिनों से मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो हमारी बात उस टाइम सुन क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि वो शायद कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। उन्होंने डिफेंडर लेके सबको चुप कर दिया बहुत। और बीच में पंकज सर ने रेंज रोवर ली। हाँ वो भी देखा था मैंने। चलिए, एक रैपिड फायर राउंड टाइप मैंने एक रखा है, वो करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जवाब देना उसका, ठीक है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, आपका पर्सनल फेवरेट? ऑर्गेनिक। पढ़ाते हैं आप फिजिकल? पता नहीं, मुझे ऑर्गेनिक पसंद है बहुत। अच्छा ठीक है। मोस्ट ओवररेटेड चैप्टर इन नीट जेई? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। वन फॉर्मूला स्टूडेंट्स कीप मिसिंग अप नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टॉट इट? वो भी साइनिक का ही है,
मतलब सैनिक में भी कई जगह पर बफर सॉल्यूशंस के पीएच कैलकुलेशंस पे सवाल आते हैं, तो लोग मिसलीड करते हैं, उनको बड़ा कई बार बुक्स में भी गलत दिया जाता है, तो उनको हम लोग समझाते हैं कि नहीं नहीं, ये पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस नहीं होता, सॉल्ट बाई एसिड नहीं होता, सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट एसिड रखा जाता है या कॉन्जुगेट बेस रखा जाता है। तो इस चीज़ को लेकर बच्चों को बहुत समझाया जाता है। ठीक है। इफ PW वाज अ वेब सीरीज, व्हाट इट बी कॉल्ड? टाइटल क्या होता? जो मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से वो तो यही है, लाइफ इज अ रेस। मतलब अगर PW जैसे इंस्टीट्यूट में सस्टेन करना है तो मेहनत तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। जान लगानी पड़ेगी। मतलब वो कंपटीशन तो है कि आप पीडब्ल्यू तक पहुंचे, पहुंचने के बाद अगर आप वहां रहना चाहते हैं, आप अपनी अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपको पता है जैसे पीडब्ल्यू के अलग अलग बैचेस, तो सो कॉल्ड बैचेस तो सारे ही अच्छे हैं, बट कहा जाता है प्रयास 1 बड़ा बैच बनता है, प्रयास 2 बड़ा बैच बनता है, लक्ष्य 1 बड़ा बैच बनता है, अर्जुना 1 और 2 बड़ा बैच बनता है। तो इन बैचेस के लिए टीचर्स को ये रहता है यार हम पढ़ाएंगे, मजा आएगा, बड़ा बैच है, अच्छा लगता है सर। लेकिन उसके लिए भी फिर वही है कि आपने अब तक जो भी किया है वो रिकॉर्ड चेक करके आपने अपनी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर भी आपको बैच मिलेंगे। तो ऐसे में टीचर्स को तो अपने आगे आने वाले ईयर में क्या उनको मिलने वाला है उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अच्छा, इफ लाइफ वाज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट वुड बी इट्स लिमिटिंग रिएजेंट? एक तो एंथू तो है ना, एंथुजियाज्म तो है ही, अगर वो ख़त्म हो गया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी किया जा सकता है। और एक सेल्फ बिलीफ है, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिएक्शन है। लिमिटिंग रिएजेंट बोल दूं मैं बच्चों को जिनको नहीं पता है, लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन में ख़त्म होते ही रिएक्शन बंद हो जाती है, यानी वो सबसे लिमिट में है, सबसे पहले वो ख़त्म होगा और जैसे ही वो रिएक्शन में ख़त्म होगा रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो हमारी लाइफ भी अगर एक रिएक्शन, तो वो तब तक ही चल रही है जब तक आपके अंदर एंथू है और आपके अंदर कुछ नई चीज सीखने का हौसला और सेल्फ बिलीफ है। अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, तो लाइफ आपकी वहीं खत्म। तो मेरे हिसाब से लिमिटिंग एजेंट लाइफ का सेल्फ बिलीफ और एंथुसियाज्म, इसमें कोई डाउट नहीं। Cool. One topic that even teachers secretly revise before class. अब देखिए, मुझे तो अब बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता क्योंकि बहुत सालों से पढ़ाता चला आ रहा हूँ, लेकिन शुरू में जो करता था मुझे ऐसा लगता है कि वो सिलेबस अब जेई का एडवांस का सिलेबस बन चुका है, मेंस में वो सिलेबस नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर में एक टॉपिक आता है रियल गैसेस का, क्योंकि नाम ही रियल गैसेस है, जो कि समझ रियल इज बड़ा समझ में कम आने वाली बात, तो वो उसके लिए हमें अगर डिटेल में बात करें तो हमें कई बार क्लास से पहले उसके डेरिवेशंस उनको समझना, बच्चे को कैसे सिखाना है, समझाना है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, वैन डर वाल इक्वेशंस है, उनको कैसे डिराइव किया जाता है। वो चीज़ें आज भी टीचर्स के लिए मुश्किल है। वो अपनी तरह से उन्होंने सीखा तो है, बट असलियत क्या है वो उनको भी मतलब पता नहीं वो सही बता भी रहे हैं या नहीं बता रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके डेरिवेशंस में, वैन डर वाल इक्वेशंस के डेरिवेशंस में या फिर आगे की चीज़ों में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसको बहुत डीपली समझना पड़ता है। और नए टीचर के लिए वैन डर वाल इक्वेशन की डेरिवेशन एक नाइटमेयर है। बिल्कुल मुश्किल लगती है। मैंने पहली बार जब मैं प्रयास बैच में था और आपसे पढ़ रहा था, मैं 2 साल पढ़ चुका था जिस कोचिंग में, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ बता रहे हैं, तो आज तक मैंने कभी सुनी भी नहीं। और इसलिए बाद में यही बोल देते हैं हम कि तुम डेरिवेशन मत सोचो, इसकी इक्वेशन याद कर लो ऐसे। बट फिर भी अब एज अ टीचर तो हमें पता होना चाहिए, तो जैसा आपने सवाल पूछा उसके हिसाब से ये चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा परेशान करती हैं। वन थिंग दैट यू लव अबाउट PW एंड वन थिंग दैट यू हेट अबाउट PW. ये हेट तो मत बुलवाओ कुछ भी, क्योंकि अभी तो वही काम कर रहा हूँ मैं। लव के लिए कि मस्त है, मैंने अभी आपको बताया फन, सिर्फ फन। मतलब सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन टीचर्स, मतलब जो जिनके साथ मैं रहता हूँ वो अलग ही लेवल के मस्त लोग हैं। मतलब अभी जैसे सलीम से बात हुई, राजवंत को आपने सुना होगा, पंकज सर हो गए, सचिन, समाप्ति मैम, ओम पांडे, ये सब वो जिनके साथ में डेली उठना बैठना मेरा, यार ये अलग ही लेवल के लोग हैं। मतलब ये ऑफलाइन में जिस तरह की चीज़ें थी वो वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मस्ती चल रही है, जो आदमी खाली है उसने कुछ कुछ काम कर रहा है, मस्ती की, घर चला गया, मतलब एक अलग ही फन है। तो पीडब्ल्यू के बारे में तो मैं तो ये बोलूँगा हर चीज़ बहुत अच्छी और बुरा कुछ भी नहीं। One myth about success you want to break. सक्सेस के लिए देखिए, मुझे तो यही लगता है कि अगर आपने ये फील कर लिया कि आप सक्सेसफुल हैं तो फिर ख़त्म हो गया। मतलब ये सक्सेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने पैसे कमा लिए। मतलब एक मिथ है ना कि मेरे पास पैसा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं तो इस बात को नहीं मानता। जब तक आपको ऐसा लगने लगता है ना कि मैं सक्सेसफुल हूँ, बस आप समझ लीजिए आपकी सक्सेस वहीं ख़त्म हो गई। आपको तो लगातार उठते रहना है, लगातार काम करते रहना, लगातार मेहनत करनी। और वो पैसे तो मतलब
ऐसा होता है ना, किसी चीज़ का एक आउटकम है जो कि मिलेगा ही। अब तुम मेहनत कर रहे हो, बाय प्रोडक्ट है वो मिलेगा, मतलब वो साथ में चलता रहेगा, वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास पैसे बहुत हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। सक्सेसफुल वो आदमी है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे अभी सक्सेस नहीं मिली। जिस बंदे के ने ये फील कर रखा है कि मुझे अभी सक्सेस नहीं मिली, वही सिर्फ सक्सेसफुल है। और जिसको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, मुझके मेरे आगे कोई नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस क्या है? अब मेरे हिसाब से सक्सेस यही है कि आप हैप्पी हैं और आपका बाई प्रोडक्ट साथ में चल ही रहा है, पैसे आप कमा रहे हैं, और प्लस आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अभी और अचीव करना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि और सोचना और सोचना और क्या करा जा सकता है, यही सक्सेस है बस। ये कभी नहीं मिलती, मुझे मेरा मानना ये कभी नहीं मिलती। जिसको ऐसा लगता है कि वो सक्सेस पा चुका है, तो वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, उसमें कुछ मैंने कुछ गैप्स रखे हैं, आपको फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? स्टूडेंट थिंक्स दैट आई एम डैश बट आई एम एक्चुअली डैश। ये तो बड़ा इजी है, मतलब लोग, बच्चे, जैसे मैं कमेंट्स भी देखता हूँ, बच्चे लिखते हैं कि सर क्लास में तो एकदम बिल्कुल सिग्मा मेल टाइप्स, और ऐसे डांटने वाले ऐसे। और अब कुछ रील्स देखता हूँ तो ये तो बड़े फनी है, एक्चुअली ऐसा ही है। बच्चे सोचते हैं कि मैं बहुत कड़क टाइप्स आदमी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत फनी हूँ, बहुत फनी हूँ, और बहुत मस्ती करता हूँ घर वालों के साथ, इवन कलीग्स के साथ बहुत मस्ती करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब जैसा आप कह रहे हो कि बच्चे क्या सोचते हैं और मैं कैसा हूँ, तो वो यही है कि मैं बहुत कूल हूँ और बच्चे गलत सोचते हैं। ठीक है। वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम अलग सर। यार बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब पता नहीं मेरे पास इतना टाइम बचा है कि मैं सारी चीज़ें उनकी फॉलो करके कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। बट एक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करता रहूँगा, दैट इज़ हार्ड वर्क। मतलब वो डेडिकेशन, वो गोल फोकस जो जो होता है ना, कि मुझे 10 चीज़ें नहीं करनी है। उन्होंने, जैसे होता है कोई आदमी बिजनेसमैन है तो वो सोचेगा कि मैं कपड़ा भी बनाऊंगा, मैं जो रेस्टोरेंट भी खोलूंगा, उसके दिमाग में 10 चीज़ें। बट अलग सर के दिमाग में उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें वो कर भी रहे, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस है, स्टूडेंट्स का भला, बस। उन्होंने एक चीज़ फोकस कर रखा है कि भाई मुझे मतलब ही नहीं मैं कमा रहा हूँ क्या करना है, मुझे बच्चे का भला करना है। अब इससे रिलेटेड मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, स्टूडेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का भला होना चाहिए। जब बच्चे बोलते हैं सर ऐसा करना चाहिए, वो वैसा ही करते हैं। कई बार बच्चे ऑनलाइन आकर बोलते हैं कि सर ये प्राइस प्लीज़ कम कर दो, या आप ऑफर का डेट एक्सटेंड कर दो। वो सब बच्चों के लिए करते हैं, वो हमेशा करते हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और जिस बंदे की सोच इतनी साफ है, उसको तो सक्सेस मतलब मिलनी है। मतलब अब वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर कौन सक्सेसफुल होगा? वो तो कमा रहे हैं, खूब मज़े हो रहे हैं, और अभी भी लगे पड़े हैं। इतने बड़ी कंपनी बनने के बाद भी हर दिन नया कुछ सोचना, नया कुछ करना, नया कुछ सोचना। मतलब मैं तो उनसे यही सीखता हूँ भाई, आदमी को बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर उसको गोल पाना है, तो एकदम फोकस तरीके से एक चीज़ के पीछे भागना चाहिए। और वो तो यही सीखता हूँ, मतलब हर बच्चे को अलग सर से सिर्फ यही चीज़ सीखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पर जब सारे कोचिंग्स बंद थे, अलग से अपनी ऑनलाइन यूट्यूब पर सीरीज चलाते थे। कई बार ऐसा भी मैंने देखा कि वो अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, अलग से मोमबत्ती लेके क्लास ले रहे हैं, बोर्ड गिर गया नीचे, आप समझ ना, बोर्ड नीचे चला गया, उसको हाथ से पकड़ के क्लास ले रहे हैं। मतलब ये डेडिकेशन कहाँ मिलेगा? मतलब क्या उस टाइम पर तो यूट्यूब पे पैसे भी क्या ही कमाई होती होगी। हाँ, आप सोचिए उस जगह से। और कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5-7 साल पहले की बात। तब से लेके आज तक आप देख लीजिए कितना चेंज हुआ चीज़। लेकिन अलग सर का आज भी वही, जिस तरह से वो वहाँ करते थे उसी तरह से आज उतनी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उतनी मेहनत के साथ उनके भले के लिए लगे पड़े। ठीक है। एक सेगमेंट है सर, केमिकली ट्रू और केमिकली फॉल्स। मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, आपको केमिकली ट्रू या केमिकली फॉल्स बताना है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट, आई वंस डिड एन एंटायर क्लास विदाउट रियलाइजिंग द माइक वॉज ऑफ। कब हुआ? मैं जब यहाँ ज्वाइन किया PW में, एक तो बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी, है ना, माइक वाइक की, और इस तरह से बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, लक्ष्य का कोई फास्ट ट्रैक कोर्स था। जब मैं आया था तो मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्स मिला था। उस फास्ट ट्रैक कोर्स में मैंने रिकॉर्डेड बैच था। मैं 1.5 घंटे पूरी रिकॉर्डिंग करके आया, चिल्ला के खूब मज़े से एकदम। मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि मेरा माइक ही ऑन नहीं। और मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि एक तो रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना कोई बच्चा पूछ रहा है, ना कुछ हो रहा है, आप बस कैमरे के आगे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 1.5 घंटे बाद पता चला कि यार मेरा कुछ साउंड ही नहीं आया उसमें। बहुत बुरा लगता है। तो ये हो चुका है मेरे साथ। ठीक है। आई नेवर बॉट एन एक्सपेंसिव थिंग्स एंड क्लेम इट टू बी चीप टू सबिका मैम। नहीं करा तो है मैंने, लेकिन गालियाँ भी बहुत सुनी है उसके बाद कि यार तू इतना महंगा क्यों ले आते हो, क्या तरीका है ये, कोई इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो एक आध बार हुआ है कि भाई ऐसा लगा कि यार ये तो महंगा है,
अब बोलूंगा तो डांट पड़ेगी कि इतना महंगा सामान क्यों ले आए, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कि सस्ता है, पता तो चलना ही है। तो उसके बाद बहुत सुनने को मिलता है, तो ऐसा भी हुआ है, ये भी बिल्कुल। आई वॉज अ बैक बेंचर एट माई स्कूल टाइम। नहीं, ये गलत है। मैंने बताया अभी कि स्कूल में मैं अच्छा था। भले ही सिलेक्शन आईआईटी में एक बार में नहीं हुआ, बट स्कूल में मैं अच्छा था और मैं टॉपर्स में ही काउंट रहता था, करता था। और बैक बेंचर नहीं था, सामने बैठता था। और जैसे होते हैं स्टूडियस, जैसे होते हैं ना तेल वेल लगा के जाने वाले, बाल बाल का, वैसे ही स्टूडेंट था मैं शरारती नहीं था बिल्कुल भी, चंपू टाइप्स। ये सारा जो उछलकूद आई है ये आईआईटी जाने के बाद आई है। कूल कूल, ठीक है। ये हमारा सर लास्ट सेगमेंट है। मैं एक टर्म बोलूँगा, आपको फेस एक्सप्रेशन से इमोजीज टाइप बना के दिखाने, ठीक है? कुछ बोलना बात भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ बोलना नहीं है, अच्छा। बस इमोजीज होता है, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? पीरियोडिक टेबल, नीट स्टूडेंट्स, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस, लैब एक्सप्लोजन, वाइवा एग्जाम, पीडब्ल्यू फैमिली, सक्सेस, स्लीप। आपके लिए स्लीप कैसा है? कॉफी, सबिका मैम, कॉफी मुझे पसंद नहीं है। और क्या था? सबिका मैम, ठीक है? वन थिंग दैट यू वुड से टू एस्पिरेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्जाम, एक लास्ट स्टेटमेंट उनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जान में हमारा सेशन होने वाला है जेई मेंस का, एंड नीट भी करीब आ रहा है, उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक ऐसे होंगे जो लगातार कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं, उनसे यही बोलूँगा कि देखो, आप इतने दिनों तक करते चले आए हो, तो आखिर के 2-3 महीने छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो आखिर तक आते आते हालत पस्त हो जाती है, थक जाता है इंसान। बट मैं उनसे यही बोलूँगा कि बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी, इसलिए बचे हुए 2-3 महीने लग के कोशिश करो, है ना? तो उसको छोड़ना नहीं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारे, जिनको एकदम से लगता है कि हम तो अरे आईआईटी जाना है, हमें आईआईटी जाना है, हमें अब जेई मेंस आने वाला है, तो उनके बैकलॉग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई, तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि 3 महीने बहुत है। जेई मेंस का पेपर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। 3 महीने सफिशिएंट टाइम है अगर आप एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, एक बच्चा होता है एक रैंडम तैयारी में लगा हुआ है कि आज ये, चलो ये कर देता हूँ, चलो ये इसकी जगह ये कर ले, ऐसे नहीं। मतलब आपने एक पूरा प्लान बना लिया कि भाई आज के दिन मुझे ये खत्म करना है, कल मुझे ये खत्म करना है, कल मुझे ये खत्म करना है, परसों मुझे ये खत्म करना है। आप अगर हर 2-2 3-3 दिन का प्लान बना के करेंगे, तो ये मुश्किल से 1 महीने के अंदर आपका पूरा बैकलॉग आपके हाथ में होगा। और उसका तरीका यही होगा कि इस टाइम पूरे लेक्चर्स को देखने का कोई फायदा नहीं है, कहीं से भी वन शॉट्स को देखे जाए। वन शॉट्स ऐसे होंगे जो जो बढ़िया वन शॉट्स होंगे, जिससे आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं उन सारे बच्चों से ये बोलूँगा कि तैयारी जिन्होंने की है वो करते रहें, जो करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पेपर देखकर आपको खुद इस बात का अफसोस होगा कि यार अगर काश हमने कुछ और कर लिया होता तो हमारी परसेंटाइल बहुत बेटर हो सकती थी, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आने वाला है। एनटीए बहुत प्रिडिक्टेबल है, मैं हर बार बोलता हूँ, एनटीए कुछ नया नहीं कर पाता, वो नया करेगा ही नहीं, क्योंकि उनको ये रिस्ट्रिक्शन है उनके साथ कि उनको एनसीईआरटी के सिलेबस से सिंपल सवाल ही पूछने हैं। मुश्किल सवालों का जो ठेका है वो एडवांस ने ले रखा है। तो इसके अलावा कि जब जेई ने डिसाइड कर रखा है कि मेंस का पेपर इजी ही देना है, तो एक बच्चा जो तैयारी करना चाहता है वो तैयारी अभी भी करना शुरू करेगा, 3 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि यार कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता करो, यूट्यूब पर दुनिया भर के हम ही लोगों के वीडियोस हैं और भी लोगों की वीडियोस हैं कि हमारे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज के हैं, तो उनको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि उसी से आपके 70-75%, 80% नंबर बन जाते हैं। तो अगर 70-75% नंबर उसी से आ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये 99-98 परसेंटाइल तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। तो 98-99 परसेंटाइल अगर फर्स्ट राउंड में आ गई, ऐश करो फिर तो। मतलब एक ऐसा बच्चा जो 3 महीने पढ़ के ये कर रहा है, तो उसको बहुत बड़ी बात होगी, तो खूब खुश रहेगा वो। तो इसलिए सब लोगों के लिए यही बोलूँगा, नीट के लिए भी यही बोलूँगा। नीट के लिए अभी टाइम है, 6 महीने का टाइम है हमारे पास। तो ऐसे में जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो भी लगे रहें, और अभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। पूरी पूरी चीज़ पढ़ने की कोशिश करें। 6 महीने का एक बड़ा टाइम होता है, पेपर आपका भी ईजी आता है।
लास्ट टाइम का पेपर थोड़ा सा टफ आया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ऐसी गलती एनटीए नहीं करेगा। लास्ट टाइम फिजिक्स उन्होंने बहुत टफ पेपर दिया था, ऐसा सुना मैंने। इस साल ऐसा नहीं लगता, इसलिए अपने हिसाब से तैयारी करिए और जो भी कमियां हैं उनको अभी से दूर करने की कोशिश करिए। अभी आपके पास पूरा टाइम है, और फिर वही बोलूँगा, प्रॉपर शेड्यूल के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए, और जो चैप्टर्स आपको पूरे दोबारा करने हैं आप किसी वन शॉट से उसको कवर करिए। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका, मैंने बोला जैसे कि नीचे गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां चल रही हैं, और जिनका नहीं हो पाया वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। घर के नीचे उतरें, सड़क पर खड़े हों, और 10 गाड़ियों वालों को एक बार रोक के पूछ लें, सर आप क्या आईआईटीएन हो या आप कोई डॉक्टर हो, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि 10 में से शायद कोई एक बोल दे कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। आपको हैरानी होगी कि यार 10 गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, डॉक्टर एक भी नहीं है, तो ये गाड़ी चलाने वाले कौन है? अरे तो और भी काम होते हैं ना। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर वो दोबारा अटेम्प्ट करना चाहे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिनको जिनको ऐसा लगता नहीं कि आप कुछ और करना है, तो कुछ और करो यार। जिनको मेहनत करने की आदत है वो कुछ भी कर लेते हैं, तमाम चीज़ें करने के लिए। अभी तक के लिए एक लाइफ लेसन जो आपने सीखा है और यंगस्टर्स को देना चाहोगे? यही बोलूँगा, मतलब यंगस्टर्स के लिए हमेशा से मैं एक ही बात बोलता हूँ कि उनको ऐसा लगता है जैसे उनको सब कुछ आ गया। जैसे कंपनीज में भी अगर आप देखोगे ना, तो जो नए लड़के आते हैं, नए जॉब्स में जो लोग आते हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े एंथू वाले, बड़ा सब एक्टिव रहते हैं। बट उनको मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, भले वो उतने उछल कूद ना कर रहे हों, भले ही वो उतने तुम्हें अच्छे ना लग रहे हों, बट एक्चुअली उनके पास ऐसा बहुत कुछ है जो तुमको तुमको सिखा सकते हैं। तो मैं नए यंगस्टर्स जितने आप जैसे लोग जो भी हैं उनको यही बोलूँगा कि सीनियर्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप उनसे सीखिए। भले ही आप उनसे बेटर कर लेंगे उस चीज़ को, बट आपको सीखने को उनको वहीं से मिलेगा। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी आजकल चल रहा है खूब, तो ये जो जेनजी वाले लोग हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि अपने सीनियर से ज़रूर सीखें। और क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किताबों से नहीं सीख सकते। तो हमारे यंगस्टर्स हैं खूब, देश तो उन्हीं के हाथों में एक तरह से देखा जाए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस यही है कि एक एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और अपने सीनियर्स को साथ लेके चलना चाहिए, और सीनियर से आप कुछ अच्छी बातें सीखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट के लिए। और आई थिंक ये एक ऐसा वैल्यूएबल सेशन था जो शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने वाला है फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच सर आने के लिए एंड थॉट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट पूरा देखने के लिए, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो जो भी आपका फेवरेट पार्ट था फैजल सर के बारे में उसे प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।